हाय विजयबाई, मेरा नाम है शुभम पाठक। वेलकम टू माय चैनल। मैं इस चैनल पे सीबीएसई क्लास 10 को एसएसटी और बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। आज का चैप्टर हमारा पॉलिटिकल पार्टी। इस चैनल से अच्छे वन शॉट लेक्चर्स आपको किसी चैनल पे अवेलेबल नहीं होंगे। यकीन नहीं होता तो 15 मिनट्स की क्लास देख के देखो, यू विल गेट टू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, सो चैप्टर इज पॉलिटिकल पार्टीज। आज शुरुआत से लेके और एंड तक इस पूरे चैप्टर को हम खत्म करेंगे। बीच बीच में जहां से भी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो मैं बताते हुए चलूंगी। एमसीक्यू क्वेश्चंस भी साथ में कराने वाली हूँ। सो पूरे लेक्चर में आपका एक तरीके से कंप्लीट चैप्टर प्रिपेयर हो रहा है। इसके बाद आपको एनसीईआरटी की रीडिंग लगाने की या नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो नोट्स हैं, हैंडमेड नोट्स हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। यू डोंट नीड टू गो टू टेलीग्राम और एनी अदर ऐप। यहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी गूगल ड्राइव की। सो योर नोट्स आर ऑल्सो सॉर्टेड। सो बिफोर आई स्टार्ट विद द चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज, लेट मी कंग्रेचुलेट उन बच्चों को जिन बच्चों ने लास्ट क्लास जो हमारी गई थी वाटर रिसोर्सेज की, उसके होमवर्क क्वेश्चंस का सबसे पहले और सबसे सही आंसर दिया था। तो हर क्लास में मैं आपको होमवर्क क्वेश्चंस देती हूँ एमसीक्यू के फॉर्म में, और उनके जो बच्चे सबसे सही और सबसे पहले आंसर देते हैं उनके नाम में अगली क्लास में अनाउंस करती हूँ। तो इफ यू ऑल्सो want to have that claim to fame in the next class on my channel, प्लीज आज के जो हमारे क्वेश्चंस होने वाले होमवर्क क्वेश्चंस, उनका आंसर कमेंट्स में देना, लाइव चैट में नहीं। और उसमें कमेंट में आंसर के साथ सारे आंसर एक साथ देना एक ही कमेंट में, और अपना नाम भी नीचे लिख देना, क्योंकि कभी कभी आपकी जो यूट्यूब आईडीज होती है उसमें नाम नहीं होता है, यूजर नेम इस टाइप का कुछ लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो अपना नाम देना। लास्ट क्लास में अनिशराज, केनिशा, परी जायसवाल, शौर्य एंड श्रेयांश चतुर्वेदी, कंग्रेचुलेशन, आपने सबसे पहले राइट आंसर दिए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कौन होता है भाई। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जब नेक्स्ट क्लास आएगी तो आपको YouTube नोटिफाई कर देगा, सो यू कैन गो एंड चेक आपके खुद के आंसर्स। चलिए, तो चैप्टर हमारा पॉलिटिकल पार्टीज। इसके कुछ मेन जो पॉइंट्स हैं जो चैप्टर में डिस्कस किए हैं, पहले वो बता देती हूँ। चैप्टर में हम पहले पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जरूरी क्यों है, क्या डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज के बिना चल नहीं सकती क्या। सो वी विल डिस्कस दैट। फिर कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, एक देश को डेमोक्रेटिक बोलने के लिए वहां पे मिनिमम कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए और इंडिया में कितनी है। देन वी विल डिस्कस कि नेशनल पार्टीज क्या होती हैं और स्टेट पार्टीज क्या होती हैं। वी विल ऑल्सो डिस्कस कि हमारे देश में, पर्टिकुलर कंट्री में, पॉलिटिकल पार्टीज को कौन कौन सी चैलेंजेस, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है एज अ डेमोक्रेसी। और फिर हम देखेंगे कि उन प्रॉब्लम से हम कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्या सॉल्यूशन हमारे देश ने ऑलरेडी ले लिया और क्या सॉल्यूशन हम और कर सकते हैं टू रिफॉर्म, यानी कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में अच्छे बदलाव लाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज। तो आपने एक आधी पॉलिटिकल पार्टी तो सुनी होगी। इनफैक्ट जब तक आप इमेजिन कर सकते हो ना, 5 साल 6 साल की उम्र में भी आपने कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी सुनी होगी। क्योंकि होता क्या है कि हम बेशक देश के प्रेसिडेंट का या प्राइम मिनिस्टर का नाम ना जाने, लेकिन कोई ना कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी या उनके लीडर होते हैं जो देश के सारे लोग जानते हैं। नो मैटर मैं उड़ीसा के बहुत छोटे से गांव की बात कर रही हूँ या नो मैटर मैं बैंगलोर जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात कर रही हूँ। सो डेमोक्रेसी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, लोगों को इनके बारे में डेप्थ में नहीं पता होता, लेकिन लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के बारे में जरूर पता होता है। तो मतलब कि एक तरीके से हमारी संविधान की जो जड़ें हैं वो इतनी नीचे नहीं जाती इंडिया में जितना पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर का फेमस होना चला जाता है। तो एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज डेफिनेटली क्या कर रही हैं, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर रही हैं, लोगों तक पहुंचा रही हैं, गली कूचों तक पहुंचा रही हैं। सो ये पॉलिटिकल पार्टीज का एडवांटेज है। इनफैक्ट अगर आप और भी देखोगे तो आज से 100 साल पहले कहीं पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट नहीं किया करती थी। दुनिया में डेमोक्रेसी ही आई, धीरे धीरे करके आई, राइट। उससे पहले मोनार्की होती थी या डिक्टेटरशिप होती थी, एब्सोल्यूट मोनार्की भी होती थी, आज भी एक आधा देश में जैसे सऊदी अरेबिया में, बट पहले जो डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती थी। लेकिन पिछले 100 सालों में ऐसा क्या हो गया कि आज दुनिया के ऑलमोस्ट सारे देश हमें क्या दिखते हैं, डेमोक्रेटिक दिखते हैं, और वो डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज होती ही होती हैं। तो क्या ऐसा है क्या कि पॉलिटिकल पार्टीज को डेमोक्रेसी से हम सेपरेट कर ही नहीं सकते, यानी कि डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती? इन्हीं सारे सवालों का जवाब आपको आज के लेक्चर में मिलने वाला है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार पॉलिटिकल पार्टीज तो गंदी चीजें होती हैं, इनकी वजह से डेमोक्रेसी में जो करप्शन आ जाता है, वो पॉलिटिकल पार्टीज को बैड डेमोक्रेसी के लिए ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में पॉलिटिकल पार्टीज भरी पड़ी हैं, तो भैया कुछ तो खास होगा ना पॉलिटिकल पार्टीज में। सो लेट्स लर्न दैट व्हाट एग्जैक्टली इज अ पॉलिटिकल पार्टी। पार्टी है मतलब लोगों का गुट है। तो ऐसे लोगों का गुट बच्चा जो साथ में आते हैं, कुछ प्रोग्राम्स और पॉलिसीज पे अग्री करते हैं, फिर इलेक्शन में खड़े होते हैं और जब जीत जाते हैं तो सरकार बनाते हैं या सरकार चलाते हैं, उस गुट को बोला जाता है पॉलिटिकल पार्टीज। तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसे?
A political party is a group of people who come together, agree on certain policies and programs, contest in elections and hold power in the government when they win. सारी political party, सारे leaders नहीं जीतते, लेकिन जो जीत जाते हैं उनका अल्टीमेट गोल क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी का अल्टीमेट गोल क्या है किसी भी मेंबर का? कि भैया हम सरकार बनाए, हम जो है देश चलाएं, राइट? पॉलिटिकल पार्टीज कुछ प्रोग्राम और पॉलिसीज पे अग्री करती हैं। आपने देखा होगा, अपने घर में कभी सुना होगा मम्मी पापा को या रिश्तेदारों को बात करते हुए कि यार ये जो फलाना पॉलिटिकल पार्टी है ना तो सिर्फ इसी रिलीजन को सपोर्ट करती है, ये वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है ना ये पर्टिकुलर कास्ट के लिए ही काम करती है। हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसा एक्चुअल में सच है। देश में ना बहुत सारे मुद्दे होते हैं, वो भी इंडिया जैसे कंट्री में। 4 बर्तन होते हैं ना किचन में तो भी खटकते हैं। इंडिया में तो सोचो इतने सारे रिलीजन, इतनी सारी लैंग्वेजेस, इतने सारे कास्ट ग्रुप्स, इतनी ज्यादा भसड़ है, तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी है। सिमिलरली क्योंकि हमारे इंडिया में इतनी वैरायटी है, इतनी डाइवर्सिटी है, तो हर एक समुदाय को, चाहे वो कोई लैंग्वेज हो, चाहे वो कोई रिलीजन हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी डेमोक्रेसी में एक आधी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। तो उनकी पॉलिटिकल पार्टी कोई पर्टिकुलर रिलीजन को अगर सपोर्ट कर रही है कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो उसके जो एजेंडाज होंगे, उसकी जो प्रोग्राम्स और पॉलिसी होंगी, वो उस रिलीजन को सपोर्ट करती हुई होंगी। बाकी जो प्रोग्राम्स और पॉलिसीज दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की होंगी वो किसी और समुदाय को सपोर्ट कर रही होंगी। सो ये एक प्रॉब्लम जरूर आती है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कि पार्टीज के अपने अपने जो एजेंडाज होते हैं वो आपस में मिलते नहीं होते। सारी पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडाज, प्रोग्राम, पॉलिसीज अलग अलग होती हैं और सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने एजेंडा से लोगों को कन्विंस करने में लग जाती है कि भाई हमारा वाला एजेंडा सही है, हमारा वाला एजेंडा सही है। सो दे ट्राई टू परसुएड पीपल। आपने देखा होगा जब इलेक्शन होने वाले होते हैं और इलेक्शन कैंपेनिंग हो रही होती है, तो जो भाषणबाजी हो रही होती है उसमें क्या हो रहा होता है? सामने वाली पॉलिटिकल पार्टी को गाली दे रहे होते हैं, सामने वाले कैंडिडेट को गाली दे रहे होते हैं कि भैया वो तो बहुत ही खराब इंसान है, उसको तो वोट ही मत करना, और साथ में अपने वारे न्यारे कर रहे होते हैं कि हमारी पार्टी बेस्ट है, हमारे प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज बेस्ट है। सो व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? यू आर ट्राइंग टू कन्विंस पीपल, साम दाम दंड भेद लगा के लोगों को कन्विंस कर रहे हो तुम कि तुम्हारी ही पार्टी और तुम्हारी पार्टी जिन चीजों पे काम करना चाह रही है वही बेस्ट है, तुम्हें ही वोट मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है तुम्हारा? कि भैया जीत जाए और सरकार बना ले। तो पॉलिटिकल पार्टीज जब जीत जाती हैं तो जिन एजेंडाज का वादा करके वो जीतती हैं उन एजेंडाज पे काम करना शुरू करती हैं। भैया कुछ एजेंडाज पूरे करती हैं, कुछ एजेंडा ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, बट प्रोग्राम एंड पॉलिसीज उनकी हमेशा भाषण वाली से मिलता जुलता होता है, इलेक्शन कैंपेनिंग से मिलता जुलता होता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, समझ आया? पार्टीज क्या करती हैं? प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज बना के कन्विंस करती हैं, समझ आया? आपको ये भी समझ आया कि देश में बहुत सारी कम्युनिटीज हैं। अब बहुत सारी कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब इससे नुकसान क्या हो रहा है उस पर चलते हैं बच्चा। नुकसान ये हो रहा है, इस वर्ड को बोला जाता है पार्टीसनशिप। पार्ट का मतलब होता है टुकड़ा। पार्टीसनशिप का मतलब है कि देश टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, टुकड़ों में डिवाइडेड हो जाता है। ऑलरेडी कंट्री में बहुत सारी डिफरेंट कम्युनिटीज है, लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, कई सारी डाइवर्सिटी के पॉइंट्स हैं। अब उसी दाल में तुम तड़का लगा रहे हो पॉलिटिकल पार्टीज का, और पॉलिटिकल पार्टीज भी क्या कर रही है? अपनी गुटबाजी बना रही है। आपने देखा होगा चाय वाले पे लोग लड़ने लग जाते हैं, भैया तू फलाना पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, तू तो बहुत ही गंदा इंसान है, तेरे में तो अक्ल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के जो सपोर्टर्स होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, वो इतने कट्टर बन जाते हैं कि आपस का भाईचारा भूल के वो पॉलिटिकल पार्टी के चक्कर में लड़ाई करने लगते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी से क्या हो रहा है? सोसाइटी टुकड़ों में विभाजित हो रही है, जिसे तुम बोलते हो पार्टीसनशिप। तो एनसीईआरटी बोलती है कि एक पार्टीसन यानी कि पार्टीसनशिप करने वाला व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो एक पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ज्यादा, बोलते हैं ना, कट्टर तरीके से कमिटेड होता है। और उसी की वजह से क्या होता है? सोसाइटी में एक इनएबिलिटी आ जाती है बैलेंस्ड व्यू को देखने की। आप ऐसा भी तो बोल सकते हो कि हाँ भैया मैं तो इस फलाना पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूं, जिसको तू करता है भाई ठीक है, यू डू यू, राइट। पर वो यू डू यू नहीं रहता हमारे देश में। हमारे देश में होता है कि जिसे मैं सपोर्ट करता हूं वही बेस्ट है, तेरी वाली तो वर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी है, राइट, तेरी वाली तो गंदी पॉलिटिकल पार्टी है, उसने तो देश का सत्यानाशी मार रखा है। सो व्हाट वी डू इज हम बैलेंस्ड एटीट्यूड नहीं लेके चलते हैं, सोसाइटी पार्टीसनशिप में डिवाइड हो जाती है। तो व्हाट इज पार्टीसनशिप बच्चा? ऐसी सिचुएशन जहां पे पॉलिटिकल पार्टी से स्ट्रांगली कमिट करने के बाद आपस में लड़ाइयां होनी शुरू हो जाती हैं और सोसाइटी गेट्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फॉलोअर्स। This situation is known as partisanship. Now let's go to the second most important question जो बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का बहुत बार आ चुका है। इस बार भी आपके हाफ ईयरली एग्जाम में, प्री बोर्ड में, बोर्ड में एक ना एक बार आपको जरूर टकराएगा ये क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल पार्टीज के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। बच्चे कंपोनेंट्स का मतलब है पार्ट्स। पॉलिटिकल पार्टीज के कितने पार्ट्स होते हैं? तो पॉलिटिकल पार्टी के मेन 3 पार्ट्स होते हैं।
पहला हो गया आपके लीडर्स, दूसरा हो गया आपका एक्टिव मेंबर्स, तीसरा हो गया आपका फॉलोअर्स। पहले फॉलोअर से शुरू करते हैं। फॉलोअर कौन होता है? हम और आप जैसे लोग जिनको एक आधा पॉलिटिकल पार्टी पसंद होती है। फॉलोअर्स का मतलब सपोर्टर, पॉलिटिकल पार्टी की जो फैन फॉलोइंग होती है ना, उसे तुम फॉलोअर कैटेगरी में डाल सकते हो। अब हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी पसंद है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि पार्टी जब कोई डिसीजन ले रही है तो हमारी बातों को इंक्लूड कर रही है। नहीं भाई, हम तो दूर से पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो फैंस हैं भाई, हमारी बातें कभी उनके डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन फिर भी हम लड़ाई कर लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे। सो वी आर फॉलोअर कैटेगरी में। सेकंड कैटेगरी होती है एक्टिव मेंबर्स की। ये वो लोग होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी की मेंबर लिस्ट में इनका नाम होता है। ये पार्टी के लिए कार्यकर्ता बोलते हैं ना जिन्हें, पार्टी के कार्यकर्ता, ये वो होते हैं। ये काम करते हैं, कार्यकर्ता का मतलब कार्य करने वाला, राइट? तो ये काम करते हैं, चाहे वो इलेक्शन कैंपेनिंग हो, चाहे वो पार्टी के लिए कोई भी भाषणबाजी हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई इंटरव्यू देना हो, कोई स्पोक्स पर्सन हो, ये बढ़िया तरीके से काम करते हैं। अब इनका एजेंडा क्या होता है बच्चा? ये काम क्यों करते हैं? तुम पेपर में पढ़ाई में मेहनत क्यों कर रहे हो? ताकि तुम्हारे 100 में से 100 आए। उसी तरीके से एक्टिव मेंबर्स पार्टी में बहुत एक्टिव रहते हैं और बहुत मेहनत करके काम करते हैं, क्योंकि इनका सपना होता है कि एक दिन हम पार्टी के क्या बन जाएंगे? लीडर बन जाएंगे। अब लीडर होते हैं सबसे उच्च कोटि के लोग, पार्टी के होते ये भी मेंबर हैं, लेकिन ये होते हैं वो वाले मेंबर जिनको लीडर्स की पदवी मिल गई है। जैसे जो आप देखते हो नरेंद्र मोदी जी हैं, या अमित शाह जी हैं, या राहुल गांधी जी हैं, ये लोग क्या हैं कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नामी गिरामी नेता हैं। ये जो नामी गिरामी नेता होते हैं ना, इन्हें तुम लीडर बोलते हो। इनके साथ बहुत सारी पावर होती है। एक्टिव मेंबर्स के पास इतनी पावर नहीं होती। काम बेशक वो कर रहे होते हैं घिस घिस के, लेकिन पावर्स होती है लीडर की, क्योंकि जैसे सास भी कभी बहू थी, वैसे ही क्योंकि लीडर भी कभी एक्टिव मेंबर हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका प्रमोशन होते होते अब वो लीडर हो गया, अब वो चिल हो गया, अब वो काम नहीं करते, अब वो सिर्फ ऑर्डर देते हैं। तो पार्टीज हैज 3 कंपोनेंट्स: फॉलोअर्स लाइक आप और हम, एक्टिव मेंबर्स जो बहुत काम करते हैं, पार्टी की मेंबर लिस्ट में होते हैं, मीटिंग्स वगैरह में भी इन्हें इन्वॉल्व किया जाता है, और लीडर्स, दे कॉल द शॉट्स, दे हैव द मोस्ट अमाउंट ऑफ पावर, दे आर वेरी वेरी फेमस। कभी कभी इनके नाम से पॉलिटिकल पार्टी फेमस होती है। ये इतने स्टार कैपेसिटी, सेलिब्रिटी एटीट्यूड के लोग होते हैं, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ पावर इन अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है जी, तो ये हो गए कंपोनेंट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन। काम क्या करती है पॉलिटिकल पार्टी? हमें तो बस दिखता है कि लड़ाई लड़ते रहते हैं यार, जब देखो आज तक खोलो, ये चैनल खोलो, वो चैनल खोलो, कोई ना कोई मिनिस्टर लड़ रहा होता है। लड़ाई वड़ाई ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेमोक्रेसी में। अब इस पे क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है। पार्टी के क्या एडवांटेजेस हैं, तब भी आपको फंक्शन ही लिखने हैं। पार्टी का क्या फंक्शन है, तब भी आपको फंक्शन ही लिखना है। पार्टी का क्या रोल है डेमोक्रेसी में, तो भी आपको फंक्शन ही लिखना है। ठीक है, तो पहला फंक्शन है पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन। भैया एक क्रिकेटर क्या चाहता है? ये चाहती है कि भैया मैं क्रिकेट अच्छे से खेलूं, है ना, रणजी ट्रॉफी जीतूं, वर्ल्ड कप जीतूं, ऑल ऑफ दैट। सिमिलरली पार्टीज क्या चाहती हैं? पार्टीज चाहती हैं कि वो ऐसे मेंबर्स को लेके आए जो मेंबर्स पार्टी का नाम बढ़ाएं, ताकि पार्टी इलेक्शन में जब खड़ी हो तो इलेक्शन जीत जाए और फिर क्या करे? सरकार बनाए, राइट? सो पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन। यूएसए में क्या सिस्टम है कि यूएसए में बड़ी बड़ी पार्टीज के जो मेंबर्स होते हैं वो पार्टी के जो कैंडिडेट्स होते हैं, पार्टी की तरफ से जो इलेक्शन में खड़े होंगे, वो कैंडिडेट्स पार्टी के मेंबर्स और पार्टी के सपोर्टर्स मिलके चूज करते हैं। तो देयर इज सम ट्रांसपेरेंसी इन यूएसए दैट वे। लेकिन हमारे इंडिया में लीडर्स के पास इतनी पावर होती है कि बाकी एक्टिव मेंबर से नहीं पूछा जाता है, भैया तुम्हें पार्टी से जो जिस इंसान को टिकट मिल रही है, जिस इंसान को हम कैंडिडेट बना रहे हैं सीएम के इलेक्शन में या पीएम के इलेक्शन में, व्हाटएवर, तो वो तुम्हें पसंद है कि नहीं, वो एक्टिव मेंबर से नहीं पूछा जाता। लीडर्स के हाथ में सारी बागडोर होती है, वही कर लेते हैं, उनके पास इतनी पावर होती है। सो पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन, पार्टीज अपने जो फेवरेट कैंडिडेट्स होते हैं, जो बहुत हाई परफॉर्मिंग कैंडिडेट्स होते हैं, उन्हें टिकट देती है अपनी तरफ से। फिर वो पार्टी के नाम से, पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ वो इलेक्शन में खड़े होते हैं, चाहे वो लोकल इलेक्शन हो, चाहे नेशनल इलेक्शन हो। और फिर जब वो जीत जाते हैं तो आते हैं वो फंक्शन नंबर 2 पे। दे पुट फॉरवर्ड डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। अब देखो देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। रिलीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कास्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, विमेन सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डेमोक्रेसी पे आंच आ रही है इस बात से प्रॉब्लम है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, हंगर का प्रॉब्लम है, पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं होती इंडिया जैसे कंट्री में, राइट? सो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के लिए हम कोई एक पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं बना सकते। तो होता क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज इन सारी प्रॉब्लम्स में से जो प्रॉब्लम्स उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स के
दिल के करीब होती है वो एजेंडाज वो उठा लेती हैं। सो एनसीईआरटी बोलती है कि पार्टीज रिड्यूस अ वास्ट नंबर ऑफ ओपिनियंस। अब लोगों के बहुत ओपिनियंस हैं, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, एम्प्लॉयमेंट पे, सब चीजों पे, लेकिन उन ओपिनियंस को रिड्यूस करके एक दो बेसिक एजेंडा में कन्वर्ट कर देती है पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी का मेन एजेंडा है कि सोसाइटी का जो निचला वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, चाहे वो एससी कम्युनिटी है, चाहे वो एसटी कम्युनिटी है, या ओबीसी कम्युनिटी है, या रिलीजियस माइनॉरिटीज है हमारी कंट्रीज को, उनको भी डेमोक्रेसी में उतना ही हक और उतना ही सिक्योर फील हो जितना मेजॉरिटी कम्युनिटी को हो रहा है। तो ये मेन एजेंडा है बहुजन समाज पार्टी का, ठीक है। बाकी चाहे जो भी वो बहुजन समाज पार्टी करे, ये प्रोग्राम और पॉलिसी उनकी हमेशा क्या रहती है, फिक्स्ड, क्योंकि पार्टी की फॉर्मेशन ही इसी बात पे हुई है। सिमिलरली अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग एजेंडाज होते हैं। तो जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम सुनते हो, जब आप इलेक्शंस में इन्वॉल्व होते हो, जब आप वोटर होते हो बेसिकली, तो आपको पता होता है कि अच्छा ये पॉलिटिकल पार्टी मतलब इसका ये मेन एजेंडा है, बाकी वो जो भी बातें करे, ठीक है। तो उससे क्या होती है, वोटर्स को क्लैरिटी आती है कि हाँ भैया हमें कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना है। तो ये हो गया दूसरा फंक्शन कि भैया आप बहुत सारे ओपिनियंस में से कुछ ओपिनियंस अपने रिड्यूस करके एजेंडा बना देते हो और लोगों के पास पेश कर देते हो। कब पेश करते हो, इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम पे। थर्ड फंक्शन, डिसीसिव रोल इन मेकिंग लॉज, डिसीजन मेकिंग रोल्स। कौन बनाता है लॉज? लॉज कौन बनाता है हमारे देश में? सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यानी कि हमारे जुडिशरी का काम है लॉज की रक्षा करना, हमारे फंडामेंटल राइट्स का रक्षा करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाना। लेकिन लॉज बनाने की कैपेसिटी हमारे लीडर्स के अंदर होती है, चाहे वो हमारे एमपीज हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर हमारे एमएलएज हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स। ये लोग लॉज बनाते हैं। और ये लोग कहां से आते हैं? आसमान से थोड़ी टपकते हैं, ये किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स होते हैं, जो इलेक्शन में जिन्हें टिकट मिलती है, इलेक्शन में खड़े होते हैं और जीत जाते हैं, तो एमपी या एमएलए बन जाते हैं। और एमपी और एमएलए बन के क्या बनाते हैं? हमारे देश के लिए लॉज बनाते हैं। तो हो गया ना मेन फंक्शन, रनिंग द गवर्नमेंट। देन फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। पार्टीज रिक्रूट लीडर्स। अब पार्टीज बड़ी शानी होती है, आपने कभी कभी देखा होगा एक पार्टी से दूसरी पार्टी में लीडर्स कूदते रहते हैं। फेमस लीडर्स जो होते हैं वो पार्टीज चेंज करते रहते हैं जहां उन्हें ज्यादा फायदा मिला। ऐसा क्यों होता है बच्चा? क्योंकि पार्टीज को पता होता है कि कोई कोई लीडर इतने हाई कैपेसिटी, इतनी फैन फॉलोइंग वाले होते हैं कि अगर उन लीडर्स को वो ले आए और अपनी पार्टी में ला के उन्हें ट्रेन करके अपनी पार्टी का एकदम सगा लॉयल मेंबर बना दें, मिनिस्टर बना दे, तो उनकी सरकार बनना बहुत ही इजी हो जाएगा और फिर वो उस मिनिस्टर से जो चाहे करवाएं। राइट? आपने देखा होगा कई बार, आपने पता नहीं देखा है कि नहीं, पर कई इंटरव्यूज में ना पॉलिटिकल लीडर्स बोलते हुए पाए जाते हैं। जब उनसे पूछते हैं ना कि आपने भाषणबाजी क्यों की, तो वो बोलते हैं देखिए हमारा पर्सनल ओपिनियन तो थोड़ा इससे अलग है, लेकिन पार्टी जिस डायरेक्शन में जा रही है हमें उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं ना, पार्टी का जो एजेंडा होता है वो उनके दिमाग में क्लियर होता है, लॉयल्टी वहां पे मेंटेन रहती है। आपका पर्सनल ओपिनियन किसी भी मुद्दे पे क्या है वो हटाओ, पार्टी का क्या स्टैंड है आपको उस पर भाषणबाजी करनी पड़ती है, आपको वो स्टैंड मीडिया के सामने लाना पड़ता है। ठीक है, तो यू हैव टू बी लॉयल विद द पॉलिटिकल पार्टीज। तो सरकार जब बनती है तो जो लीडर्स इलेक्ट होते हैं, हम तो लीडर्स को इलेक्ट कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल पार्टीज को वोट तो दे रहे हैं, लेकिन हम तो लीडर के नाम पे वोट दे रहे हैं ना, कैंडिडेट के नाम पे वोट दे रहे हैं। लेकिन जब वो कैंडिडेट जीत जाते हैं तो जो सरकार बनती है वो सरकार की प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज उस पॉलिटिकल पार्टीज की होती हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी से जीता हुआ कैंडिडेट बिलोंग करता है। ठीक है जी, समझ आया? तो अभी तक कितने फंक्शन हो गए? पार्टीज पहली बात तो क्या करती हैं, अरे मैं खुद ही भूल गई, इलेक्शंस में खड़ी होती हैं। फिर जब इलेक्शंस के टाइम पे, इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम पे वो प्रोग्राम और पॉलिसीज आपको बताती हैं। फिर वो जब जीत जाती है, एमपी एमएलए बन जाती हैं, तो हमारे लिए लॉज बनाती हैं। फिर वो सरकार चलाने में हमारी मदद करती हैं। पांचवा पॉइंट है भैया कि वो ऑपोजिशन का रोल प्ले करती हैं। आजकल हमारे इंडिया में देखा गया है कि ऑपोजिशन को बहुत गाली पड़ती है कि यार ऑपोजिशन का के पास तो और कोई काम ही नहीं है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी रूलिंग पार्टी जो भी करती है, ऑपोजिशन बस उसे गाली देती रहती है। पता है क्यों? क्योंकि ऑपोजिशन का एक्चुअली में रोल यही है। हमारे इंडिया में अगर आपको 10% सीट्स मिली हुई है पार्लियामेंट में, यानी कि लोकसभा इलेक्शंस में, तो आप ऑपोजिशन पार्टी बन जाते हो। अल्टीमेटली आपको पदवी मिल जाती है ऑपोजिशन लीडर की। ठीक है, अब जब आप एक बार ऑपोजिशन लीडर बन गए हो तो आपका काम है ये देखना कि रूलिंग पार्टी सर पे चढ़ के नाचे ना, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। हम नहीं चाहते कि ये पार्टी के जो लीडर्स हैं ये हमारे राजा महाराजा बन जाए। वी डोंट वांट देम टू बी आवर किंग्स एंड क्वींस, वी वांट देम टू बी आवर लीडर्स, represent our wishes, हमारे सपने, हमारी जरूरतों को पूरा करें। राइट? सो ऑपोजिशन का काम होता है कि निगरानी रखना रूलिंग पार्टी पे। अगर रूलिंग पार्टी कुछ अजीब सा कर रही है, कुछ इनकॉम्पिटेंट कर रही है, मतलब कुछ अच्छा नहीं कर रही है, तो उस पर डांट डपट लगाना, मीडिया के सामने खिंचाई करना, क्रिटिकल एनालिसिस करना, यही ऑपोजिशन लीडर का काम है। ठीक है,
देन शेप पब्लिक ओपिनियन, तो पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जीतना तो है ही, जीते नहीं हो तो ऑपोजिशन में आते हो, तो ऑपोजिशन में आए हो तो वो भी अच्छी बात है। शेप पब्लिक ओपिनियन, अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं कि लोगों का ओपिनियन शेप करती हैं। जैसे मान लो मैं दिल्ली फरीदाबाद में पैदा हुई हूँ, तो दिल्ली के जो आसपास की प्रॉब्लम्स हैं उनसे मैं फिर भी रिलेट कर लूंगी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में क्या प्रॉब्लम हो रही है, सदर्न इंडिया में क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या पता मुझे उसका इतना नॉलेज ना हो, क्योंकि मैं उस कल्चर में उस जगह पे पैदा नहीं हुई हूँ, राइट। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का ये काम होता है कि देश के कोने कोने में जो भी मुद्दे चल रहे होते हैं उस मुद्दों को वो हाईलाइट करती है, मीडिया के सामने लाती है, और कभी कभी उन मुद्दों पे वो क्या करती है, मूवमेंट्स भी लॉन्च करती है। आपने देखा होगा कई सारे जो प्रोटेस्ट होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा ऑर्गेनाइज होते हैं। इनफैक्ट हमारी कंट्री में कई सारे प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के ही एक्सटेंशन है। बच्चा प्रेशर ग्रुप क्या होता है, प्रेशर ग्रुप वो ग्रुप होता है, किसी भी तरीके का ग्रुप, पॉलिटिकल है, स्टूडेंट यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, वर्कर यूनियन है, डजंट मैटर, ऐसा कोई भी ग्रुप जिसके पास ये ताकत होती है, क्योंकि उसके पास इतने सारे मेंबर्स होते हैं कि वो गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल सकता है, धरने देके, प्रोटेस्ट करके, राइट, सत्याग्रह करके, तो उस ग्रुप को हम प्रेशर ग्रुप बोलते हैं। एक आदमी चिल्लाता रहेगा ना पार्लियामेंट के बाहर, कोई लीडर नहीं सुनेगा, लेकिन वही अगर 1 लाख लोग चिल्लाएंगे ना तो लीडर्स को सुनना पड़ेगा, राइट। तो एकता में स्ट्रेंथ जरूर है, इसीलिए प्रेशर ग्रुप की बातें जल्दी सुन ली जाती है। अभी आपने देखा होगा कोलकाता जो केस हुआ था, हम सबको पता है कौन से केस की बात हो रही है, उसमें इतने सारे लोगों ने एक साथ आवाज उठाई कि जाके फिर भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल पास हुआ है, ठीक है, बिल एटलीस्ट आया, सामने तो आया, राइट। तो एकता में हमेशा स्ट्रेंथ होती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, पब्लिक ओपिनियन शेप करती हैं, कोने कोने में से देश के मुद्दे निकाल के लाती हैं, उन पे धरने देती हैं, मूवमेंट लॉन्च करती हैं, सरकार पे दबाव बनाती हैं कि इस वाली चीज पे भी ध्यान दो, तुम जो इधर उधर देख रहे हो, सरकार इधर भी ध्यान दो, ठीक है। So that's the role of political parties. Then we also have providing people access to welfare and government machinery. आपको पॉलिटिकल पार्टी पसंद है कि नहीं पसंद है, आपको लीडर्स पसंद है कि नहीं पसंद है, उससे मतलब नहीं है। जो बहुत ही गरीब जनता है ना हमारे देश की, जो अनअवेयर जनता है, उसे ना बैंक में जाने से भी डर लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यार मैं बैंक में जाके मुझे कुछ समझ नहीं आता, कौन सी पीली पर्ची, कौन सी लाल पर्ची, इस पे क्या भरना है, क्या लिखा है, हिंदी में भी लिखा है तो भी समझ नहीं आ रहा, अपनी नेटिव भाषा में लिखा है तो भी समझ नहीं आ रहा, राइट। सो हमें पता ही नहीं होता, उन अनअवेयर जनता को बहुत डॉन्टिंग टास्क लग रहा होता है, बहुत मुश्किल टास्क लग रहा होता है गवर्नमेंट ऑफिस में जाके अपना काम कराना, लेकिन उनको इजी लगता है कि उनको पता होता है कि यार ये जो मिनिस्टर है तो हमारे घर पे वोट मांगने आया ही था इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम पे, तो इसी से काम करवा देते ना, इसी के पास जाके बोल देते कि सर प्लीज हमारा काम करा दीजिए। तो डेफिनेटली मिनिस्टर्स का जॉब नहीं है कि हम गवर्नमेंट ने जो हमारे लिए वेलफेयर स्कीम्स बनाई हुई हैं, वेलफेयर ऑफिसेस खोले हुए हैं, उनके बीच में और सिटीजन्स के बीच में वो ब्रिज करे गैप, लेकिन वो फिर भी करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जनता के साथ जब अच्छी रैपो बन जाएगी तो क्या पता जनता जिता दे अगले इलेक्शन में, है ना। तो वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए करते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो करते हैं, लोगों तक वेलफेयर स्कीम्स की अवेयरनेस, वेलफेयर स्कीम्स का उनका कोई काम अगर छूट रहा होता है अधूरा तो वो करवा देते होते हैं पूरा। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या करती हैं वो तो हमने सीखा, पर क्या पॉलिटिकल पार्टीज के बिना डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, चलो वो जानते हैं। So without existence of parties, following situation may arise. जब भी मैं बोलूं या जब भी कोई तुम्हें बोले पॉलिटिकल साइंस में कि इसके बिना ये नहीं हो सकता, क्या पहले रिवर्स सिचुएशन हमें इमेजिन करनी चाहिए। चलो इमेजिन करते हैं ऐसी डेमोक्रेसी जहां पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, लेकिन वहां पे कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। वहां क्या होगा, एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट, कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है, जिसका मन करेगा इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा, है ना। सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंज। अभी तो क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी नंबर ए, हमें पता है कि ये पार्टी दलित, आदिवासी और ओबीसी को सपोर्ट करती है। पॉलिटिकल पार्टी नंबर बी, हमें पता है कि ये जो है रिलीजियस माइनॉरिटीज को सपोर्ट करती है। पॉलिटिकल पार्टी नंबर सी, हमें पता है ये एजुकेशन और हेल्थ को सपोर्ट करती है। तो जब उस पार्टी से कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो हमें ऑलरेडी पता होता है कि उनकी वैल्यू सिस्टम क्या है, वो जीतेंगे तो वो किस टाइप की प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज बनाएंगे। लेकिन अगर पार्टीज ही नहीं होंगी और इलेक्शन में कोई भी खड़ा हो जाएगा कैंडिडेट बनके, तो फिर हमें पता ही नहीं होगा कि यार उनकी इंटेंशंस और उनके जो प्रोमिसेस जो वो बोल रहे हैं वो करेंगे भी कि नहीं करेंगे। हमारे कोई चाचा ताऊ थोड़ी लग रहे कि हमें पता हो कि ये जो प्रॉमिस कर रहे हैं ये पूरा करेंगे ही करेंगे, राइट। द गवर्नमेंट मे बी फॉर्म्ड बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन। तो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो भी डेफिनेटली डेमोक्रेसी में कोई ना कोई तो जीत ही जाएगा।
और वो बना लेगा सरकार या बना लेगी सरकार, लेकिन वो सरकार काम कैसा करेगी, अच्छा करेगी, बुरा करेगी, देश आगे जाएगा पीछे जाएगा, उसकी हमारे पास कोई सर्टेनिटी नहीं होगी, कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होगी भैया, क्योंकि राम भरोसे चलेगा, क्योंकि हमें कैंडिडेट ही अच्छे से नहीं मालूम, तो कैंडिडेट काम क्या करेगा उस पर हम कैसे टिप्पणी करें, राइट। Elected representatives will be accountable to their constituency for what they do in the locality, but no one will be responsible for how the country will run. अभी क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका एक एजेंडा होता है, मान लो ये पॉलिटिकल पार्टी है, इसका एजेंडा नंबर बी, एजेंडा नंबर ए और बी, राइट। अब ये कई सारे स्टेट्स में कई सारी लोकल जगहों पे जीतने की कोशिश करती है। मान लो ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी का नाम है ए बी सी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, ये इन सारे एरियाज में जीत गई। तो अभी क्या होगा कि इन सारे एरियाज में ये वाली प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज तो जरूर लागू होंगी जो पॉलिटिकल पार्टी के मेन एजेंडाज हैं, उसके अलावा कोई लोकल लेवल पे किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी तो फिर वो लागू होगा, ठीक है। तो अपनी मेन प्रोग्राम एंड पॉलिसीज तो पॉलिटिकल पार्टी जहां मर्जी जीते वहां पे डालने की कोशिश करती ही करती है, क्योंकि उसी बात पे जनता ने वोट दिया उसे। लेकिन जब होएगा ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं होंगी, तो जो भी इंसान जीत रहा है इलेक्शन में वो अपनी लोकेलिटी में तो जो उसको अच्छा करना होगा, अगली बार भी लोग उसे वोट दे दें इसके लिए ये सोच के वो करवा देगा, लेकिन पूरे देश को एक डायरेक्शन नहीं मिल पाएगी। अभी क्या हमारे पास डायरेक्शन है, जो पॉलिटिकल पार्टी जीती हमें पता है कि वो सब जगह पे ये वाले एजेंडास पूरी करेगी, तब हमारे पास ऐसा कोई गेम होएगा ही नहीं, राइट। सो अभी तक हमने देखा कि अगर मॉडर्न डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो 3 प्रॉब्लम्स आएंगी। पहली बात तो कोई भी जीत जाएगा और वो काम करेगा कि नहीं करेगा हमें नहीं मालूम। सरकार तो बन जाएगी, सरकार किस डायरेक्शन में जाएगी हमें नहीं मालूम। तीसरा, लोकल लेवल पे तो कैंडिडेट करवा देगा जो उसे अच्छा काम करवाना है, लेकिन देश की डायरेक्शन का क्या होगा हमें नहीं मालूम। सो दीज 3 अनसर्टेनिटीज will be there if democracy doesn't have political parties. Now, parties do not contest election formally. It is generally noticed that the village gets split into more than one faction, each of which puts a panel for its candidate. This is exactly what party does. अच्छा, let's consider वहां वाली जगह है, वो वाले इलेक्शंस हमारे देश में जहां एक्चुअल में पॉलिटिकल पार्टीज होती नहीं है, यानी कि जो लोकल इलेक्शन होते हैं गांव के या फिर शहरों के, लोकल लेवल के, जो लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही है, अर्बन हो चाहे रूरल हो, वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती उस लेवल पे। लेकिन फिर भी देखा है कि वहां पे भी डेमोक्रेसी हमारी ऐसी ही वर्क करती है जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हो। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्टर्स हो जाते हैं ना, वैसे ही लोकल इलेक्शंस में भी कैंडिडेट्स के सपोर्टर्स हो जाते हैं, एंड दे वर्क एग्जैक्टली लाइक, कैंपेनिंग होती है, भाषणबाजी होती है, दे मिमिक, एक तरीके से नकल होती है पॉलिटिकल पार्टीज वाले इलेक्शन की। तो यानी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लिए जरूरी है, तभी तो उनके ना होते हुए भी हम लोग वैसा ही बिहेव कर रहे हैं, राइट। So that is the reason we find political parties in almost all the countries. इसलिए तुम्हें political parties दुनिया की सारी डेमोक्रेसीज में देखने को मिलती हैं, चाहे वो बड़े देश हैं, चाहे वो छोटे देश हैं, चाहे पुराने हैं, चाहे नए हैं, चाहे डेवलप्ड है या डेवलप हो रहे हैं, जहां पे भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी, और दुनिया में मोस्टली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही है, वहां पे तुम्हें पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यार, सारे लोगों का ओपिनियंस हम डेमोक्रेसी में लाएंगे कैसे, पार्टीज के थ्रू, राइट। दे need some ways to bring various representatives together so that a responsible government could be formed. They need a mechanism to support or restrain the government, make policies, justify or oppose them. Political parties fulfill these needs that every representative government has. आपने क्लास 9th व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी में, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, पर वहां पे हमने पढ़ा था कि 2 टाइप की डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब हुआ घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों ने मिलकर वोटिंग कर ली कि भैया हाँ घर में नई गाड़ी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, और गाड़ी आ गई क्योंकि मेजोरिटी कह रही थी कि गाड़ी आनी चाहिए। ये बहुत ईजी है, 5 लोगों में डायरेक्ट डेमोक्रेसी बहुत ईजी है, सबने मिलकर डिसीजन ले लिया। लेकिन जब देश बड़े होते हैं, और नॉर्मली नेशंस जो है वो बहुत बड़े होते हैं, तो वहां पे सब लोग एक टेबल पे बैठ के डिसीजन नहीं ले सकते, तो वो क्या करते हैं, जैसे क्लास में मॉनिटर होता है और मॉनिटर जाके आपकी क्लास टीचर से बात कर रहा है, आप सारे जाके नहीं करते हो, वैसे ही देश में हमारे मॉनिटर्स होते हैं, जो हमारे लीडर्स होते हैं, हमारे एमपीज और एमएलएज होते हैं, वो हमारे बिहाफ पे सरकार चलाते हैं और डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करते हैं, राइट। सो दुनिया में हर जगह मोस्टली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में इनसेपरेबल एटीट्यूड है पॉलिटिकल पार्टीज का, क्योंकि अगर हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए तो हमें उनका रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल पार्टीज में चाहिए, हर समुदाय का, हर प्रॉब्लम का हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, और पॉलिटिकल पार्टीज के वही लीडर जब डेमोक्रेसी में जाएंगे तभी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सो वी नीड, सो हमारे पास कितने पॉइंट्स हो गए पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटी के लिए? 5 हो गए भाई। पहला पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं
नहीं होंगी तो फिर कोई भी इलेक्शन में जीत जाएगा, अच्छा या बुरा। सरकार बन जाएगी, सरकार चलेगी कैसे पता नहीं। साथ में नेशनल लेवल पे सरकार की कोई डायरेक्शन नहीं होगी, लोकल लेवल पे तो चलो फिर भी काम हो जाएगा। जहां पॉलिटिकल पार्टीज नहीं भी होती है वहां पे हम पार्टीज की तरह ही काम करते हैं जैसे लोकल गवर्नमेंट में, राइट। साथ में आपका पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में बहुत ही एसेंशियल है, वरना सारे के सारे ओपिनियंस को और सारी प्रॉब्लम्स को आवाज नहीं मिलेगी, आवाज। ओके, आया समझ? चमका भैया, चमका? एक बार जरा कमेंट्स में लिख दो हाँ भैया सब चमक रहा है। अच्छी लग रही है वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक जरूर कर देना प्लीज। दिस इज हाउ आई गेट टू नो कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी। शुभम पाठक नाम है चैनल का। तुम्हें लग रहा होगा हाँ अगली बार भी अगला चैप्टर भी मैम से पढ़ेंगे, पर भूल जाओगे नाम या चैनल नहीं मिलेगा, तो अभी सब्सक्राइब कर लो प्लीज। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी हैव। कितनी पार्टीज होनी चाहिए भाई? कौन बताएगा, कौन डिसाइड करेगा? चलो इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में हमारे इलेक्शन कमीशन के साथ 750 से ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं। तो एक डेमोक्रेसी में एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज तो होनी ही चाहिए उसे डेमोक्रेटिक बनाने के लिए, क्योंकि लोग चूज करेंगे ना। मैं जाऊं तुम्हें कपड़े दिलाने, बोलूं जो खरीदना खरीद लो, लेकिन दुकानदार बोले यही एक ड्रेस है लेनी है तो लो वरना जाओ, ये तो कोई चॉइस नहीं हुई, ये तो तुमने चूज नहीं किया। लेकिन हम डेमोक्रेसी में चॉइस देते हैं वोटर्स को। तो एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए जिनके फेयर चांस होने चाहिए जीतने के, ताकि वोटर्स को मिले एक अच्छी बढ़िया चॉइस। अब कुछ देश होते हैं चाइना जैसे जो डेमोक्रेसी का धूम करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे वन पार्टी सिस्टम है, सिर्फ एक ही पार्टी है जिसके चांसेस है हर बार इलेक्शन में जीतने के, और उस पार्टी का नाम है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो कैन वी कॉल चाइना डेमोक्रेटिक? नो। सो एटलीस्ट कितनी पार्टीज होनी चाहिए डेमोक्रेसी में? 2 पार्टीज होनी चाहिए। इस तरीके के रूल को बोला जाता है बच्चा बाई पार्टी सिस्टम या फिर 2 पार्टी सिस्टम, राइट। बाई पार्टी सिस्टम 2 देशों में देखा जाता है, मतलब और भी देश है बट 2 जो हमारे बड़े देश है, एक है यूएसए और एक है यूके। जैसे यूके में 2 पार्टीज है, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। लेबर पार्टी कभी लेबर पार्टी जीतती है, कभी कंजर्वेटिव जीतती है, कभी लेबर कभी कंजर्वेटिव। तो 2 ही पार्टी के फेयर चांसेस होते हैं इलेक्शन में जीत के सरकार बनाने के। दैट सिस्टम इज नोन एज बाई पार्टी सिस्टम। हो सकता है वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज और हुए एक आधा, लेकिन उनके फेयर चांसेस नहीं है जीतने के, ठीक है। क्यों नहीं है फेयर चांसेस? क्योंकि उनको उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। लेकिन बाई पार्टी सिस्टम इन देशों में तो चल रहा है, यूके यूएसए में, लेकिन हर जगह बाई पार्टी सिस्टम चले ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसके एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। आपको पता है कि ये 2 पार्टीज हैं, इन दोनों पार्टीज में से कोई जीतनी है, तो एज अ वोटर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपका देश किस डायरेक्शन में जाएगा। भैया 50% चांसेस है कि इस डायरेक्शन में जाएगा, 50% चांसेस है इस डायरेक्शन में जाएगा। कोई तीसरी डायरेक्शन तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि 2 ही पार्टीज हैं जो हर बार उनमें से ही कोई जीत जाता है, राइट। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। बार बार जो प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज है चेंज नहीं होते, क्योंकि एक ही तरीके की सरकार बार बार बनती रहती है। साथ में ईजियर फॉर वोटर्स टू चूज। वोटर्स के लिए भी बहुत ईजी है, वो सदियों से जानते हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज को। भैया 2 ही तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें जो लीडर्स हैं वही उन्हीं को समझना है, उन्हीं का बैकग्राउंड चेक करना है। वोटर्स को सब कुछ पता होता है, उनके लिए बहुत इजी होता है चॉइस करना। लेकिन डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। आपके पास ड्रेस नंबर 1, ड्रेस नंबर 2, इसमें से चूज कर लो। सो आपको और अच्छे ऑप्शंस मिल ही नहीं पा रहे। क्या पता आपको दोनों ही पार्टीज नहीं पसंद, 2 ही तो पार्टीज है, दोनों ही नहीं पसंद, तो किसे वोट दोगे? वोट वेस्ट तो नहीं कर सकते, उन्हीं में से एक को देना पड़ता है। तो लिमिटेड चॉइसेस होती है वोटर्स के पास। इग्नोर्स ऑल्टरनेटिव वॉइसेस। अब मान लो लेबर पार्टी है, एग्जाम्पल लेबर पार्टी है जो रिलीजियस माइनॉरिटी को सपोर्ट करती है, कंजर्वेटिव पार्टी है जो रिलीजियस माइनॉरिटी को सपोर्ट करती है, ठीक है, मान लो। लेकिन व्हाट अबाउट कास्ट के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन वहां पे चल रहा हो, व्हाट अबाउट जेंडर के नाम पे वहां पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन चल रहा हो। अब दोनों ही पार्टी में से ये वाला मुद्दा कोई उठा ही नहीं रहा है, लेकिन हमें तो इस मुद्दे पे बात करनी है एज अ वोटर, तब हम कहां जाएंगे? तो दैट्स द प्रॉब्लम कि सोसाइटी में जो बाकी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिन्हें और रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, जो और पॉलिटिकल पार्टीज होती है तो मिलता, वो रिप्रेजेंटेशन बाकी प्रॉब्लम्स को, बाकी ओपिनियंस को नहीं मिल पाता है व्हेन देयर आर ओनली 2 पॉलिटिकल पार्टीज। तो ऐसा कहां पे होता है? ऐसा होता है मल्टी पार्टी सिस्टम में। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है बच्चा, यहां हमेशा 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जिनके फेयर चांसेस होते हैं स्टेट इलेक्शन या सेंट्रल इलेक्शन में जीतने के, राइट। सो इसके एडवांटेजेस क्या है कि वोटर्स के पास भर भर के चॉइस होती है कि किसे वोट करना है। हमारे पास हर कम्युनिटी के पास अपनी वॉइस है। कम्युनिटी में मतलब हमारे देश में ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है, ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं है, ऐसी कोई रिलीजन नहीं है, ऐसा कोई कास्ट नहीं है जिसको सपोर्ट करती हुई कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश में मिलेगी नहीं। चाहे बड़े लेवल पे हो, चाहे छोटे लेवल पे हो, चाहे जीते चाहे ना जीते, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जरूर मिलेगी हर मुद्दे पे सवाल उठाती हुई, राइट। सो एवरी कम्युनिटी गेट्स देयर
वॉइस इन द डेमोक्रेसी, इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी। जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है तो धांधली करना भी बड़ी मुश्किल होता है। भैया 2 पार्टी सिस्टम में मान लो दोनों पार्टी के लीडर्स ने आपस में मिलके प्लान ही बना लिया, यार चलना, तू भी करप्ट रहे मैं भी करप्ट रहता हूँ। आई एम जस्ट किडिंग, बट यू गेट माई पॉइंट ना। मल्टी पार्टी सिस्टम में आप ऐसा नहीं कर सकते। एक पार्टी को कन्विंस कर लोगे, दूसरी पार्टी को कन्विंस कर लोगे, तीसरी पार्टी जरूर विसल ब्लो कर देगी कि भैया यहाँ पे ना घपला चल रहा है। इन पॉलिटिकल पार्टी, इस वाली पार्टी का ना जरा आप बैंक अकाउंट चेक करो, इनके पास बहुत पैसा आया है, इन्होंने ना अंबानी, अडानी, टाटा से पैसा ले रखा है, ये तभी इलेक्शन जीतते हैं। So there are a lot of whistleblowers, there is a lot of transparency and healthy competition when there are more than 2 political पार्टीज। बट इसके नुकसान भी हैं। नुकसान है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। अभी मान लो पार्टी नंबर ए जीती है, उसने कुछ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज बनाए, अगली बार इलेक्शन में बी जीत गई, उसने ए वाले के सारे प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज हटा दिए, अपनी नई प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज डाल दी, अगली बार वो भी हार गई, पॉलिटिकल पार्टी नंबर सी जीत गई, उसने भी ए और बी दोनों की प्रोग्राम पॉलिसीज हटा दी, अपनी नई बना दी। तो बार बार डेमोक्रेसी में प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज इतना चेंज होती है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। देन लीड्स टू करप्शन। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज मतलब कि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स मतलब कि बहुत सारी जेबें भरेंगी, और जितनी जेबें भरेंगी उतना ज्यादा क्या होगा, करप्शन बढ़ेगा, क्योंकि सबको चाहिए कि हम जीत जाए। जीतने के लिए बहुत सारे अनफेयर प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है एंड मोस्ट ऑफ देम आर करप्ट। डिलेड डिसीजंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉलिटिकल पार्टीज जितनी ज्यादा होंगी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज और एमएलए उतनी अलग अलग पार्टी से आएंगे, राइट। ऐसा तो नहीं हो सकता सारे एमपीज एक ही पार्टी के हो, अलग अलग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे। अब जब वो कोई लॉ बना रहे होंगे या कोई डिसीजन ले रहे होंगे किसी डेमोक्रेटिक बात पे, तो सबकी आपस में बहस होती रहेगी, क्योंकि एक किसी और पार्टी को बिलोंग करता है, दूसरा किसी और पार्टी को बिलोंग करता है, तो डिसीजन में क्या आता है, डिले आता है। जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल की स्टेट असेंबली और सेंट्रल असेंबलीज में जो है औरतों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, सीट्स रिजर्व होनी चाहिए, ये बात 1990 के दशक से पार्लियामेंट में चल रही थी और लटकी हुई थी। अभी रिसेंटली जाके वो बिल पास हुआ है, अभी भी एक्शन में नहीं आया, बिल लागू नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ बिल पास हुआ है। तो उसको बिल को पास होने में भी 15 से 20 साल के बीच का टाइम लग गया। Why? Because we are a country with multi-party system। सरकारें आती हैं, सरकारें बदलती हैं, लेकिन सबके ओपिनियंस को साथ में लेके चलना पड़ता है, क्योंकि पार्लियामेंट इज लाइक खिचड़ी, वहां पे अलग अलग पार्टी के मेंबर्स हैं। सो दैट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड डिसीजन जो है, इंपॉर्टेंट डिसीजन भी जो है कभी कभी डिले हो जाते हैं, राइट। सो मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया जैसे, देखो पहली बात तो ये है कि कोई कंट्री चूज नहीं करता है। यूएसए ने ये नहीं बोला था कि मुझे बाई पार्टी सिस्टम बनना है, इंडिया ने ये नहीं बोला था हमें मल्टी पार्टी सिस्टम बनना है। हर देश की जनता जो है अलग होती है, हर देश की सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, और वहां की डेमोक्रेसी उसी तरीके से निखर के आ जाती है, उसी तरीके से। जैसे मेहंदी लगाते हैं ना तो हर किसी का रंग सेम नहीं आता है, वैसे देश दुनिया की हर डेमोक्रेसी में एक ही पर्टिकुलर सिस्टम आप चूज करो कि ये सिस्टम चाहिए, ये सिस्टम चाहिए, ऐसा नहीं होता है। वहां की सिचुएशन के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी अलग तरीके से इवॉल्व कर जाती है, और कहीं मल्टी पार्टी सिस्टम आ जाता है, कहीं बाई पार्टी सिस्टम चलता है। अब इंडिया वेरी बिग कंट्री, यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, बहुत सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ पे बाई पार्टी सिस्टम नहीं चल पाएगा भाई, यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम ही चाहिए, क्योंकि हर कम्युनिटी को अपने अपने हित के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी चाहिए होती है, ठीक है जी। सो 1990 के दशक से पहले क्या होता था कि हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में जीती थी वही स्टेट में जीती थी। आपको पता है फेडरलिज्म चैप्टर में हमने पढ़ा है कि 1990s के बाद, 1990s के आगे से क्या होने शुरू हो गया, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथन हो गया। तो अभी देश में जो है अलायंसेस बनते हैं बच्चा। अलायंसेस का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी साथ में आके एज अ ग्रुप इलेक्शन में खड़े होते हैं, नॉट लाइक अ इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी, ताकि उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाए। जैसे अभी जो लेटेस्ट अलायंस बना है रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट, दैट इज नोन एज इंडिया अलायंस, पिछले 1-1.5 सालों में फॉर्म हुआ है। उससे पहले यही दोनों फेमस अलायंसेस होते थे। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है जो बीजेपी लीड करता है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज आती जाती रहती हैं अलायंस में, लेकिन लीडिंग पार्टी है इसकी बीजेपी। अभी जो करंटली सरकार है, या इससे पहले भी जब भी बीजेपी की जो सरकार आई है हमारे सेंटर में इंडिया में पिछले 10-15 सालों में, वो एनडीए की सरकार है। तो बीजेपी उसमें लीडिंग पार्टी है, लेकिन उसमें और भी पार्टीज हैं, इसे बोला जाता है गठबंधन की सरकार, ठीक है। ऐसे ही यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है, 2004 से 2004 से पहले ही बन गया, 1990s में ही बन गया था यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसे कांग्रेस लीड करता है। तो अभी कांग्रेस ने यहाँ पे इंडिया अलायंस बनाया है, जिसमें बहुत सारी देश की पार्टीज आ गई हैं। इट इज लाइक अ मल्टी कल्चरल हॉटपॉट। सो व्हाट इज एन अलायंस, बच्चा समझ आया ना। 2 या 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टी साथ में मिलके जब एज अ ग्रुप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें ताकि उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाएं, उस गुट को बोला जाता है अलायंस।
ठीक है। लेकिन जब ये गुट जीत जाता है, जैसे एनडीए तो अलायंस है, लेकिन एनडीए ने जब सरकार बना ली जो अभी चल रही है करंटली, तो सरकार को क्या बोलोगे? एनडीए की गठबंधन की सरकार। गठबंधन को इंग्लिश में बोला जाता है कोलिशन गवर्नमेंट। सो द ग्रुप विच इज फॉर्म्ड इज नोन एज अलायंस, द गवर्नमेंट दैट इट मेक्स इज नोन एज कोलिशन गवर्नमेंट। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। अल्टीमेटली अलायंस की ही कोलिशन गवर्नमेंट बन रही है, लेकिन ग्रुप इज अलायंस, गवर्नमेंट इज कोलिशन गवर्नमेंट, नाम अलग अलग है, ठीक है। सो कोलिशन गवर्नमेंट क्या है? ऐसी सरकार जो किसी अलायंस द्वारा बनाई जाती है, मतलब दो या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टी जब एक साथ इलेक्शन में खड़ी होती है और जीतती हैं और गठबंधन से जीतती हैं, तो उसे कोलिशन गवर्नमेंट बोला जाता है। फॉर एग्जांपल करंट गवर्नमेंट विच इज एनडीए की कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है, आया समझ? चलिए, मल्टी पार्टी सिस्टम में ही होता है, ऑब्वियसली दो पार्टी में थोड़ी होगा। तो आपके पहले सेट ऑफ होमवर्क क्वेश्चंस आ गए हैं, 2 बार दूंगी। ये पहला सेट है, इसमें 3 क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है कि एनडीए की फुल फॉर्म आपको मुझे कमेंट्स में बतानी है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चा, आपको मुझे बताना है कि हाउ डू पॉलिटिकल पार्टीज इंप्लीमेंट पॉलिसीज, कैसे वो इंप्लीमेंट करती हैं पॉलिसीज। और तीसरा क्वेश्चन है आपका दोनों सेम ही है क्या? ओह सॉरी, हाँ दोनों सेम रह गए। चलो कोई नहीं, 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आगे भी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो हमारे इंडिया में ब्रॉडली आप 2 तरीके से पार्टीज को डिवाइड कर सकते हो। इसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ तुम्हारे स्कूल का एग्जांपल लेके। तुम्हारे स्कूल में 2 तरीके के बच्चे होते हैं। चलो तुम्हारे स्कूल में तो सब स्कूल आते होंगे, सरकारी स्कूलों की बात करते हैं। सरकारी स्कूलों में 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चे जो दाखिला ले लेते हैं, राइट। अब सबको ही दाखिला लेना पड़ता है, सबको, जो स्कूल जा रहा है उसे दाखिला तो लेना पड़ेगा, उसे बोलोगे रजिस्टर्ड स्टूडेंट। सो एवरी स्टूडेंट इज अ रजिस्टर्ड स्टूडेंट। दूसरे जो बच्चे होते हैं वो होते हैं, वो दाखिला लेने के बाद स्कूल आ भी रहे होते हैं, स्कूल में एडमिशन के बाद स्कूल आ भी रहे हैं। सो दे आर करंटली अटेंडिंग द स्कूल। अटेंडेंस वाले स्टूडेंट्स अलग होते हैं और दाखिले वाले तो सारे ही होते हैं। उसी तरीके से हमारे देश में रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। देश की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। सो आई कैन से दैट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया दैट आर लीगल आर एक्चुअली कम इनटू रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज। बट इसी का एक सब सेक्शन होता है, इसी का एक छोटा सा ग्रुप होता है, कुछ रजिस्टर्ड पार्टीज होती हैं जो रेकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज की कैटेगरी में चली जाती है, जब वो क्राइटेरिया फुलफिल कर लेती हैं। इलेक्शन कमीशन का क्राइटेरिया होता है, जब आप वो क्राइटेरिया पूरा कर लोगे, एलिजिबिलिटी पूरा कर लोगे, तो आप सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टी नहीं रह जाओगे, आप उसमें रेकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी बन जाओगे। तब इलेक्शन कमीशन आपको स्पेशल फैसिलिटीज देता है, आपको कुछ यूनिक सिंबल्स देता है। जैसे बीजेपी और कांग्रेस का एग्जाम्पल लेते हैं। बीजेपी इज अ रेकग्नाइज पार्टी, कांग्रेस इज अ रेकग्नाइज पार्टी। बीजेपी का जो कमल का फूल, जो चुनाव चिन्ह है उनका कमल का फूल, लोटस फ्लावर, वो कोई और पॉलिटिकल पार्टी यूज नहीं कर सकती, वो उनका यूनिक सिंबल है। सिमिलरली हमारे कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है जिसमें हाथ है, पंजा दिखता है, दैट ऑल्सो इज अ यूनिक सिंबल गिवन टू इट बाय द इलेक्शन कमीशन, बिकॉज कांग्रेस इज ऑल्सो रेकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो वो कोई और पॉलिटिकल पार्टी या कोई इंडिपेंडेंट मेंबर वो चुनाव चिन्ह यूज नहीं कर सकते, सिर्फ कैंडिडेट फ्रॉम कांग्रेस ही यूज कर सकते हैं। सो रेकग्नाइज पार्टीज को थोड़े एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रीटमेंट तो मिलता है। तो रेकग्नाइज पार्टी बनने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चा? या तो आप स्टेट पार्टी बन जाओ या तो आप नेशनल पार्टी बन जाओ। स्टेट पार्टी बनने का क्राइटेरिया और नेशनल पार्टी बनने का क्राइटेरिया पेपर में आएगा ही आएगा, लिखवा लो मेरे से, या तो एक आएगा इन दोनों में से कोई, या तो दोनों आएंगे, ठीक है। तो रट्टा मारना है, रट्टा मार लो, लेकिन भूलना नहीं है। पहले स्टेट पार्टी की बात करते हैं। तो अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी स्टेट के इलेक्शंस में, जैसे मान लो हरियाणा की विधानसभा के इलेक्शन है या फिर महाराष्ट्र की विधानसभा के इलेक्शन है, कि अपनी स्टेट के विधानसभा इलेक्शन में अगर 6% टोटल नंबर ऑफ द वोट्स आप हासिल कर लेते हो एज अ पॉलिटिकल पार्टी, साथ में उसी स्टेट के इलेक्शंस में 2 सीटें भी हासिल कर लेते हो, जब ये दोनों स्टेप्स फॉलो कर लेते हो, तो आप अल्टीमेटली क्या बन जाते हो? स्टेट पार्टी बन जाते हो। लोकल पार्टी से आप अपग्रेड होके स्टेट पार्टी बन जाते हो। अब नेशनल पार्टी पे आते हैं। अगर नेशनल पार्टी बनना है तो या तो आप 6% वोट ले आओ जनरल इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन को बोला जाता है लोकसभा इलेक्शन, या फिर आप किन्हीं 4 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शन जीत लो। समझो, इन दोनों में से कोई एक चीज करनी है, या तो लोकसभा इलेक्शन में 6% टोटल वोट्स ले आओ, या फिर किन्हीं 4 स्टेट्स के इलेक्शन जीत लो, प्लस इन दोनों में से कोई एक चीज, प्लस 4 सीटें लोकसभा में। जब आप ये स्टेप पूरा करते हो, इन दोनों में से कोई एक स्टेप, और ये सेकंड स्टेप तो मैंडेटरी है, तब आप बनते हो नेशनल पार्टीज। हमारे देश में करेंटली 8 नेशनल पार्टीज हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 7 ही हैं, तो जल्दी से हम उन्हें ब्रश अप करते हैं। आज इसी क्लास में सब कुछ पढ़ लोगे, सब कुछ समझ लोगे और कुछ भी नहीं भूलोगे। सो आई विल रिक्वेस्ट यू, अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार।
चलो, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे हम प्यार से कांग्रेस पार्टी बोलते हैं, ये हमारे देश की वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज में काउंट होती है। 1885 में ये पार्टी बन गई थी और हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा था। चाहे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, देश की आज़ादी की बड़ी बड़ी मूवमेंट्स कांग्रेस के थ्रू ही रन होती थी। तो ये पार्टी बहुत फेमस थी और इसी की फेमस होने की वजह से, वही इंडिपेंडेंस की लेगेसी की वजह से ये पार्टी धड़ाधड़ जीतती रहती थी। हमारी आज़ादी से लेके 1977 तक सेंटर में, स्टेट्स में मोस्टली आपकी कांग्रेस पार्टी रहती थी। सेंटर तो उसने छोड़ा ही नहीं। 47 से 77 तक हमारे इंडिया में सिर्फ कांग्रेस पार्टी जीती है सेंटर में। उसके बाद 1980 से 1989 तक भी सिर्फ कांग्रेस पार्टी जीती है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का जो सपोर्ट है धीरे धीरे कम होता रहा। कांग्रेस पार्टी में से अलग अलग पार्टीज बनती रही, मेंबर्स छोड़ के जाके अपनी अलग पार्टी बनाने लग गए, तो धीरे धीरे इसका सपोर्ट कम हुआ और बाकी पार्टी ज्यादा फेमस हो गई। लेकिन ये जो पार्टी है, इस पार्टी ने हमें देश के पहले प्राइम मिनिस्टर दिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी ने ये फॉलोइंग चीजों को अपनाया। तो पार्टी सेंटरिस्ट पार्टी है। सेंटरिस्ट पार्टी का मतलब होता है, पॉलिटिक्स में आपने ये वर्ड सुना होगा, राइट विंग, लेफ्ट विंग, राइट विंग। तो पॉलिटिक्स में क्या होता है बच्चा, हम उसे इस तरीके से देखते हैं, सेंटर, राइट और लेफ्ट। लेफ्ट वाली जो मोस्टली देशों में, ऐसी कोई सेट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन लेफ्ट जो पार्टीज होती हैं वो सोशल जस्टिस, ठीक है, इक्वालिटी, इकोनॉमिक रिफॉर्म, मॉडर्निटी, इन सारी चीजों में विश्वास रखती हैं। दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाना, सबके पास सबका विकास हो, सब इक्वल ट्रीट हो। राइट वाली जो पार्टीज होती हैं वो कल्चर, रिलीजन, वैल्यूज, सोसाइटी की जो वैल्यूज होती हैं, इन सारी चीजों को ज्यादा वैल्यू कर रही होती हैं। ठीक है, कि हमारा देश जैसा चल रहा है उस टाइप का अपना एक यूनिकनेस जो है कल्चर वाली, वैसे हमें डेमोक्रेसी को इवॉल्व करना चाहिए। फिर आती है सेंटर पार्टी। सेंटर पार्टी ना तो लेफ्ट है ना तो राइट है, थोड़े से उसमें लेफ्ट के गुण होते हैं, थोड़े से उनमें राइट के गुण होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो हमारी कांग्रेस पार्टी है वो सेंटरिस्ट पार्टी है। ठीक है, सेकुलर पार्टी है, मतलब पार्टी का जो स्टैंड है वो ये है कि देश में सारे रिलीजन्स को इक्वालिटी मिलनी चाहिए। साथ में वेलफेयर में विश्वास रखती है। देखो, पार्टी के ना मैनिफेस्टो होते हैं, मतलब पार्टी के अपने कुछ कोर वैल्यूज होते हैं। जैसे हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका प्रियम्बल है, प्रियम्बल में सब कुछ लिखा है कि हमारे देश में ये चीजें होनी चाहिए। वैसे ही पार्टी के भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं और उसमें भी लिखा होता है कि पार्टी इन सारी चीजों में विश्वास करती है। तो वो वाली बातें यहाँ लिखी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी वेलफेयर में विश्वास रखती है। वेलफेयर में मतलब अमीरों का भी भला हो, साथ में गरीबों को भी का भी भला होता रहे। तो वेलफेयर स्कीम्स में विश्वास रखती है कि विडो पेंशन हो गया या हैंडीकैप लोगों के लिए कोई प्रोग्राम पॉलिसी हो गया, इन सारी चीजों में। साथ में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में विश्वास रखती है कि देश को आगे ले जाने के लिए इकोनॉमी में बार बार चेंजेस करना जरूरी है, ताकि देश का जीडीपी, देश की डेवलपमेंट अच्छे से होती रहे। 2019 इलेक्शंस में तक आते आते इस पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं वो बहुत गिर गए थे। 2019 का जो इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शंस यानी लोकसभा इलेक्शंस, उसमें इस पार्टी को सिर्फ 52 सीट्स मिली थी। अभी वाले जो करंट इलेक्शंस हुए थे 2024 के, उसमें इस पार्टी को फिर भी अच्छी खासी सीट्स मिली हैं। ऑपोजिशन पार्टी की तरह ये उभर के आई है। इसका जो चुनाव चिन्ह होता है वो होता है आपका हाथ का पंजा और पीछे बना होता है तिरंगा झंडा। ठीक है, ओ दैट राइम्स। नेक्स्ट इज भारतीय जनता पार्टी। इस पार्टी को सब लोग जानते होंगे क्योंकि ये पार्टी पिछले कई सालों से पावर में है इंडिया में। तो आपका जो बचपन रहा है वो आपने बीजेपी को ही सेंटर में देखा है। बीजेपी एक्चुअली पहले जनसंघ के नाम से जानी जाती थी। 1980 में जनसंघ पार्टी का नाम दोबारा से रखा गया और इसे भारतीय जनता पार्टी बोल दिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस पार्टी की नींव रखी थी और ये पार्टी बिलीव करती है कि इंडिया को स्ट्रांग होना चाहिए। इंडिया का जो एंशिएंट कल्चर है उसमें विश्वास रखती है। इंडिया के अंत्योदय आइडियल, जो दीनदयाल उपाध्याय जी के जो आइडियल्स हैं कि गरीबों से, अंत्योदय का मतलब होता है गरीब से भी गरीब, तो गरीब से भी गरीब का भला होना चाहिए। हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में, कल्चरल नेशनलिज्म में विश्वास रखती है। राइट, साथ में यूनिफॉर्म सिविल कोड में विश्वास रखती है। ये चाहती है कि पूरी स्टेट्स, जितनी हमारी सारी स्टेट्स हैं, सब में इक्वालिटी हो और सब एक ही तरीके से गवर्न हो। ये सारा इसका क्या है, बिलीफ सिस्टम है। पार्टी जो है 1990 के बाद से फेमस होना स्टार्ट हुई थी। पहले भी फेमस थी पर ज्यादा फेमस इसने 1990 में होना शुरू हुआ। हमें एक प्राइम मिनिस्टर दिए थे इन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम सुना होगा, वो भी बीजेपी से बिलोंग करते थे। देश के काफी अच्छे लीडर्स भी इस पार्टी ने हमें दिए हैं। 2019 लोकसभा इलेक्शंस में 303 सीटें मिली थी इसे। इससे पहले भी ये जीती थी, आज भी, इस बार भी ये जीती है, तो 3 बार से लगातार जीतती हुई आ रही है, हैट्रिक पे है। और आगे देखते हैं कि इस पार्टी का कैसा रहता है कमाल धमाल। ठीक है, और 1998 से ये जो है अपना ये चलाती है,
अलायंस एनडीए, ठीक है, एनडीए की लीडर है ये 1998 से। नेक्स्ट इज बहुजन समाज पार्टी। बहुजन, बहुजन का मतलब अदर जन, अदर पीपल। तो बहुजन समाज पार्टी के नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि ये पार्टी जो है कम्युनिटी में एससी, दलित सेक्शन हो गया, आदिवासी सेक्शन हो गया, अदर बैकवर्ड क्लासेस हो गए, रिलीजियस माइनॉरिटीज हो गए, जो भी दबे हुए समाज से लोग आ रहे हैं सोसाइटी के, उन्हें सपोर्ट करती है। ये पार्टी बनी थी 1984 में, काशीराम जी के ने फॉर्म की थी। और इस पार्टी के जो आइडियल्स हैं, इस पार्टी की जो बातें हैं, इस पार्टी की जो विचारधारा है, वो हमारे देश के सोशल रिफॉर्मर्स की विचारधारा से बहुत मिलती जुलती है। चाहे वो भीमराव अंबेडकर जी रहे हो, पेरियार रामास्वामी जी रहे हो, ज्योतिबा फूले जी रहे हो, या साहू महाराज रहे हो, ये हमारे देश के बहुत बड़े सोशल वर्कर, सोशल रिफॉर्मर, जो बोलना है आप बोल सकते हो उन्हें, जैसे राजा राम मोहन रॉय थे, उसी लीग में आते हैं ये लोग। और इन लोगों की टीचिंग्स पे ही ये पार्टी के आइडियल्स जो है बेस्ड है। इसका जो मेन बेस है पार्टी का, वो यूपी और यूपी के आसपास रहता है। एमपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी के आसपास वाले जो स्टेट्स हैं, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया। और 2019 लोकसभा इलेक्शन में इस पार्टी को सिर्फ 10 सीटें मिली थी पार्लियामेंट में, लोकसभा इलेक्शन में, जनरल इलेक्शंस। और इस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह होता है वो हाथी है, और हाथी पे पीछे ये कोबाल्ट ब्लू कलर का झंडा होता है, और उस पर बीएसपी लिखा होता है, बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी, हाँ इतना ही पढ़ना है, एनसीईआरटी में इतना ही है। ओके, नेक्स्ट इज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से अलग होकर बनी थी। कई सारे मेंबर्स उस पार्टी को छोड़ के चले गए 1999 में, 1999 में, और उन्होंने अपनी पार्टी बना ली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। उन्होंने चुनाव चिन्ह रखा तिरंगे वाली क्लॉक, यानी कि अलार्म क्लॉक जो होती है वो इनका चुनाव चिन्ह है। पार्टी बिलीव करती है डेमोक्रेसी में, पार्टी बिलीव करती है सेकुलरिज्म में, यानी कि धर्म के नाम पे नहीं होनी चाहिए कोई भी भेदभाव। इक्विटी में विश्वास रखती है। इक्विटी, अभी कई लोगों को थोड़ा सा बुरा लगने वाला है वीडियो देखते देखते भी। इक्विटी बच्चा एक कॉन्सेप्ट होता है डेमोक्रेसी में जो इक्वालिटी से मिलता जुलता होता है, लेकिन ये इक्वालिटी से भी 4 कदम आगे होता है। देखो, मान लो एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है, मान लो एक बच्चा ऑलरेडी इस हाइट पे है, और मान लो एक बच्चा इस हाइट पे है, ठीक है। अब यहाँ के बच्चे को मैंने क्या किया, एक सीढ़ी गिफ्ट कर दी। यहाँ के बच्चे को भी एक सीढ़ी गिफ्ट कर दी, यहाँ के बच्चे को भी एक सीढ़ी गिफ्ट कर दी। सारी सीढ़ियों की जो हाइट है, जो मैं सीढ़ी गिफ्ट कर रही हूँ तीनों बच्चों को, इस सीढ़ी की हाइट जो है सबकी सेम है। लेकिन जब मैं इन तीनों को ये इक्वली ये बांटूंगी चीज, तो भी तो ये वाला बच्चा जो है ज्यादा ऊंचा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी ऊंचा था। अब इसी तरीके से सोसाइटी को समझो। अगर सोसाइटी में कुछ कम्युनिटीज हैं जो ट्रेडिशनली कल्चरली बहुत आगे रही हैं, अगर मैं उन्हें भी उतनी ही चीजें दूंगी जितनी सोसाइटी में पिछड़े वर्ग को दे रही हूं, तो वो गैप हमेशा मेंटेन रहेगा ना, वो गैप कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा, इक्वालिटी कभी सोसाइटी में आ ही नहीं पाएगी। इसलिए हमें उसे उतना देना पड़ता है जिसे जितने की जरूरत हो। तो इस कैटेगरी में क्या होगा, इस बच्चे को मैं बड़ी सीढ़ी दूंगी, लंबी सीढ़ी, इस बच्चे को मैं छोटी सीढ़ी दूंगी, और इस बच्चे को मैं मीडियम हाइट की सीढ़ी दूंगी। क्यों? ताकि तब जाके तीनों इक्वल लेवल पे आए। तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है इक्विटी। की सोसाइटी में, डेमोक्रेसी में हम सबको उतना देते हैं जितने से इक्वालिटी कंट्री में मेंटेन हो पाए, जितने से बेसिकली लोग सेम समान लेवल पे आ पाए, ठीक है। तो सोशल जस्टिस में भी ये पार्टी बिलीव करती है, फेडरलिज्म में बिलीव करती है कि भैया सेंटर और स्टेट के बीच में डिमार्केशन होना चाहिए, पावर जो है सारी सेंटर के हाथ में नहीं होनी चाहिए, स्टेट्स के हाथ में भी पावर होनी चाहिए। 2004 से इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, राहुल गांधी वाली जो पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मेन अलायंस है एनडीए अलायंस, इंडियन यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, उस अलायंस का भी ये मेंबर रही है। वैसे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होकर ही बनी थी, बट फिर से यूपीए में ये आ गई थी। डायनेस्टिक सक्सेशन के अगेंस्ट है। इस पार्टी का मानना है कि पार्टी में सारे मेंबर्स की सुनी जानी चाहिए, सिर्फ लीडर्स की या बड़े मेंबर्स की सुनी नहीं जानी चाहिए। इसका बेस जो है महाराष्ट्र में है, मणिपुर में है, आसाम में है और मेघालय में। देखो 3 MR है, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर और एक आसाम, याद कर लो, ठीक है। सो MMMA, ठीक है, 3MA ऐसे याद कर लो। चलो नेक्स्ट इज योर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया। पर उससे पहले एक काम करती हूँ, मैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बोल देती हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी, एक सेकेंड रुको, ये तो थोड़ा उल्टा लग रहा है मुझे, मैंने ना शायद उल्टा लिख दिया, मैं चेक कर लूँ एक बार। देखा 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 1964 में बनी थी। इस वाली पार्टी की बात करते हैं पहले। ये पार्टी जो है हमारी फॉर्म हुई थी 1925 में, तो काफी पुरानी पार्टी है।
और इसके जो आइडियल्स है, ये पार्टी जो विश्वास रखती है वो करती है आपकी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में, सोशल जस्टिस में, वर्कर्स को सपोर्ट करती है, ठीक है। दिस इज योर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1925 में बनी थी। लेनिन की आइडियोलॉजी, मार्क्स की आइडियोलॉजी, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, इन सारी चीजों में विश्वास रखती है। इसका चुनाव चिन्ह जो आप देख रहे हो, चुनाव चिन्ह में यहाँ पे एक हसुआ बना हुआ है, फार्मर्स को भी सपोर्ट करती है, फार्मर्स को भी सपोर्ट करती है, फार्मर्स का ही चुनाव चिन्ह है यहाँ पे आप देख ही रहे हो। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, पार्लियामेंट, ठीक है जी। तो चुनाव चिन्ह रेड कलर का, पीछे धान बनी हुई है, पीछे गेहूं बना हुआ है, गेहूं की कटाई के लिए जो हसुआ होता है, हमारे यहाँ तो हसुआ बोलते हैं, देखो यूपी में, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, सिकल बोलते हैं इंग्लिश में, इतना पता है मुझे। तो ये सिकल बनी हुई है, दिस इज देयर इलेक्शन वाला चुनाव चिन्ह। देन इसी पार्टी में से खंडन होकर एक पार्टी बनी थी 1964 में, जो सीपीआई ही है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लेकिन साथ में लग गया मार्क्सिस्ट। इमेजिन करो, सीपीआई का रेडिकल वर्जन को सीपीआईएम बोलते हैं। तो ये पार्टी उन चीजों में तो विश्वास रखती ही है जिसमें सीपीआई बिलीव करती है, लेकिन साथ में ये सोशलिज्म और सेकुलरिज्म में भी विश्वास करती है। बच्चा आपको ये लग रहा होगा कि लेनिन की बातों में ये पार्टी क्यों विश्वास करती है, तो इंडिया की पार्टी है। बच्चा ये बहुत बड़े बड़े लोगों की बात हो रही है, लेनिन हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, ये वो जैसे फ्रेंच फिलोसफर्स बहुत फेमस है दुनिया में, सारे लोग उन्हें मानते हैं। वैसे ही लेनिन की जो डेमोक्रेसी को देखने का तरीका था, वो दुनिया में एक स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी में काउंट होता है। सो डोंट गेट इनटू दैट डिबेट कि इंडिया की पार्टीज बाहर के लीडर्स को क्यों मान रही है। इट इज एन आइडियोलॉजिकल बातें, आइडियोलॉजिकल बातों से पेट्रियोटिज्म डिफाइन नहीं होता है, देशभक्ति डिफाइन नहीं होती है। तो लेनिन की फॉर्म की जो डेमोक्रेसी होती थी उसमें विश्वास है इसका। कार्ल मार्क्स की जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी उसमें विश्वास है इसका। सोशलिज्म जो आइडियोलॉजी थी, जिसमें पंडित नेहरू जी भी विश्वास रखते थे, सोशलिज्म क्या बोलता है कि सोसाइटी में प्रॉपर्टी सब में डिवाइडेड होनी चाहिए, प्रॉपर्टी अगर कुछ लोगों के हाथ में रहेगी तो कुछ लोग अमीर बनेंगे, कुछ लोग गरीब रह जाएंगे। सो ये वो वाले कॉन्सेप्ट में, वेलफेयर के कॉन्सेप्ट में विश्वास रखती है, धर्म के नाम पे लड़ाई ना हो, सेकुलरिज्म में विश्वास रखती है, इंपेरियलिज्म को अपोज करती है। इंपेरियलिज्म का मतलब जब पावरफुल देश नॉट सो पावरफुल देश पे कब्जा जमाते हैं, जैसे ब्रिटेन ने इंडिया पे जमाया हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी भेज के, दैट वाज व्हाट, इंपेरियलिज्म था। हमारी इकोनॉमी, हमारी पॉलिटिक्स, हमारी सोसाइटी, तीनों चीजों को कंट्रोल कर रखा था। तो ये उसके खिलाफ है। कॉमनलिज्म के खिलाफ है। कुछ लोग क्या करते हैं, सोसाइटी में रिलीजन का आधार बताते हैं, रिलीजन को ही पॉलिटिक्स का आधार बताते हैं और रिलीजन के नाम पे दंगे फैलाने की कोशिश करते हैं पॉलिटिक्स के थ्रू। तो ये उसके बिल्कुल अपोजिट खड़ी होती है। इन चीजों में विश्वास रखती है, इन चीजों में बिल्कुल नहीं रखती है। 1964 में बन गई थी ये पार्टी। बंगाल में 34 साल इसने राज किया है, पावर में 34 साल तक पावर में थी। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में इसे सिर्फ 3 सीट हासिल हुई थी और इसका जो बेस है वो त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और केरला में पाया जाता है। जहां पे कम्युनिज्म एज एन आइडियोलॉजी लोग पसंद करते हैं, वहीं पे इस पार्टी का बेस पाया जाता है। नेक्स्ट पार्टी इज ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ममता बनर्जी के नेतृत्व में 1998 में ये पार्टी बनी थी। बहुत सालों तक इस पार्टी को कोई भी फेम नहीं मिला, कोई भी ग्लोरी नहीं मिली। फिर 2011 में इसने इलेक्शन जीते, बंगाल के असेंबली इलेक्शंस, और तब से ये पार्टी बंगाल में बरकरार खड़ी हुई है। पार्टी का चुनाव चिन्ह है तिरंगे के ऊपर बना हुआ 3 पत्तियों वाला फूल, तृणमूल। तृणमूल मतलब 3 पत्तियों वाला फूल। तो 3 पत्तियां हैं क्योंकि हमारे झंडों में 3 रंग हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हुए इन्होंने चुनाव चिन्ह बनाया है। ये पार्टी भी फेडरलिज्म और सेकुलरिज्म में विश्वास रखती है। वेस्ट बंगाल में तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, साथ में मणिपुर, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश में भी इस पार्टी की पकड़ ठीक ठाक है। ठीक है, लोकसभा इलेक्शन जो हुए थे 2019 वाले, आपकी एनसीईआरटी अपडेट नहीं हुई है, 2024 के रिजल्ट अभी पब्लिश नहीं हुए एनसीईआरटी में, तो 2019 वाले ये रिजल्ट हम बता रहे हैं। 22 सीट्स इस पार्टी को हासिल हुई थी, विच इज अ गुड नंबर ऑफ सीट्स। नेक्स्ट, रीजनल पार्टीज। नाउ व्हाट आर रीजनल पार्टीज बच्चा? अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो नेशनल पार्टीज की कर रहे थे। रीजनल पार्टीज होती है स्टेट पार्टीज। ये वो पार्टीज होती हैं, इनमें से कई पार्टीज है जो नेशनल लेवल पे भी फेमस होती है, लेकिन वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हमने पीछे पढ़ा था ना नेशनल पार्टी बनने के लिए, वो पूरा नहीं कर पाती, इसलिए नेशनल पार्टी नहीं बनती। वरना ये स्टेट पार्टी से नेशनल पार्टी कब की बन गई होती। लेकिन कई पार्टीज है जो अपनी स्टेट्स में ही सिर्फ फेमस होती है। तो रीजनल पार्टीज कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, वन दैट आर फेमस नेशनली, वन दैट आर ओनली फेमस इन पर्टिकुलर स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल, समाजवादी पार्टी है तो रीजनल पार्टी, स्टेट पार्टी, लेकिन ये ऑल अक्रॉस इंडिया फेमस है। राष्ट्रीय जनता दल, ये भी ऑल अक्रॉस इंडिया फेमस है। लेकिन सिक्किम डेमोक्रेटिक पार्टी जो है
वो भी एक स्टेट पार्टी है, लेकिन वो सिर्फ सिक्किम में फेमस है। बीजू जनता दल अगेन सिर्फ स्टेट में फेमस है। सो देयर आर सम पार्टीज दैट आर ओनली फेमस इन द स्टेट्स। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर लेगा वो स्टेट पार्टी बन जाएगी। अब 1990 से पहले, 1990 से पहले सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप ऐसे थे कि जो पार्टी सेंटर में जीतती होती थी, नेशनल पार्टीज ना रीजनल पार्टीज को हल्के में लेती होती थी, उनको बिल्कुल इज्जत नहीं देती होती थी। लेकिन 1990s के बाद से हमारी पॉलिटिक्स इवॉल्व की, देश की डेमोक्रेसी इवॉल्व की, और हमारी डेमोक्रेसी अपने आप ही कोलिजन सरकार वाली हो गई, है ना, कोलिजन सरकार वाली। 1996 के बाद से तो हमारे यहाँ कभी ट्रू मेजोरिटी से कोई सरकार आई नहीं, ठीक है। कभी कांग्रेस की सरकार आई तो वो भी यूपी अलायंस की आई, कभी बीजेपी की सरकार आई तो वो भी एनडीए सरकार की आई, राइट, एनडीए अलायंस की। तो 1996 से हमारे देश में कोलिशन गवर्नमेंट ही देखी जा रही है। अब कोलिशन गवर्नमेंट होती है गठबंधन की सरकार। गठबंधन यानी कि दो चीजों को बांधने के लिए हमेशा नेशनल पार्टीज को स्टेट पार्टीज का सहारा लेना पड़ता है। तो 1990s के बाद रीजनल पार्टीज को कोई भी नेशनल पार्टी हल्के में नहीं ले पाती है, क्योंकि उसे पता है हल्के में लोगे ये तुम्हारे साथ गठबंधन नहीं बनाएंगी, ये गठबंधन नहीं बनाएगी तो तुम बनाओगे कैसे सरकार? तुम्हारे पास खुद के पास तो अकेले के पास इतने वोट्स है नहीं कि तुम सरकार बना लो, तो तुम्हें गठबंधन करना ही पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ है, धीरे धीरे स्टेट पार्टीज का नंबर भी बढ़ गया है, धीरे धीरे इनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है, धीरे धीरे लाइमलाइट में भी आने लग गई हैं, धीरे धीरे नेशनल पार्टीज को इनकी इंपॉर्टेंस भी समझ आ गई है, और देश का फेडरलिज्म और स्ट्रांग हो गया है। सो ये यहाँ पे एक मैप है जहां पे मैं देश की सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपको दिखा रही हूँ। इनके सारे नाम और चुनाव चिन्ह आपको लर्न नहीं करने हैं बच्चा। दिस मैप इज जस्ट गिवन इन योर एनसीईआरटी। सिर्फ वो जो पीछे नाम बताए थे वो नाम आपको पता होने चाहिए, बट वरना इस पूरे चार्ट में आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो हमारे देश की पार्टीज को क्या क्या चैलेंज देखना पड़ता है। सबसे पहला चैलेंज है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। देश में डेमोक्रेसी है लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं है। पहली बात तो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रेगुलर मीटिंग्स कंडक्ट नहीं करती हैं, जब मन करता है मीटिंग कर लेती हैं, जिस मेंबर को मन करता है बुला लेती है, सारे मेंबर्स को बुलाती भी नहीं है। फिर पार्टीज मेंबरशिप रखती ही नहीं है, उनके कौन कौन से मेंबर्स हैं वो मेंबर्स की लिस्ट ही नहीं रखती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक आधा मेंबर्स को वो लिस्ट में डाल ही नहीं सकती, वो इतने क्रिमिनल हैं, वो इस टाइप के मेंबर हैं कि उसको डालेंगे तो बदनामी हो जाएगी पॉलिटिकल पार्टी की। तो वो ना तो मेंबर की लिस्ट रखती है, ना तो सारे मेंबर्स को पार्टी की मीटिंग्स में इन्वॉल्व रखती हैं। देन लीडर्स टेक सुप्रीम पावर। पार्टीज में क्या होता है, एक्टिव मेंबर्स घिस घिस के काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनके हाथ में कोई पावर नहीं होती है। पावर होती है हमारे देश में पॉलिटिकल लीडर्स के हाथ में, जो बड़े बड़े नामी गिरामी नाम होते हैं। और एक तरीके से इतनी डेमोक्रेसी की कमी होती है पॉलिटिकल पार्टीज में कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर होते हैं ना, वो चापलूसी में, पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स होते हैं वो चापलूसी में पार्टी से ज्यादा लॉयल पार्टी के लीडर्स के लिए हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है भैया इस लीडर की ही चलनी है, पार्टी तो इसी लीडर से बनी हुई है, जो ये बोलेगा वही होगा, या जो ये बोलेगी वही होएगा। तो फिर उन्हीं की चापलूसी में उन्हीं से लॉयल हो जाते हैं लोग, ठीक है। सो दैट इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। नाउ डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब एक ही खानदान के लोग बार बार गद्दी पे बैठते हैं। डायनेस्टिक का मतलब होता है खानदान, सक्सेशन का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी जब गद्दी पे लोग बैठते हैं, जैसे राजा महाराजाओं में होता था। तो डायनेस्टिक सक्सेशन हमारे आगे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज में देखा गया है कि लोग क्या करते हैं कि जो मेन पार्टी की पोजीशंस होती हैं, हैवी पोजीशंस होती हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस होती हैं, उसमें एक ही फैमिली के लोग बार बार आते रहते हैं, या फिर वो आते हैं या फिर उनके फ्रेंड्स और फैमिलीज आते हैं, ठीक है। सो दैट इज नॉट राइट। डेमोक्रेसी होनी चाहिए, पार्टीज के अंदर जो डिजर्व करता है वो गद्दी पे बैठे, ना कि एक ही खानदान के लोग बार बार पार्टी के मेंबरशिप को कंट्रोल करते रहे। तो कुछ लीडर्स को अनफेयर एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि भैया हमें अच्छे लीडर बनके कोई फायदा नहीं है, हम तो इस खानदान में पैदा हो गए, गद्दी पे तो हमें ही बैठना है। सो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड इज नॉट राइट फॉर डेमोक्रेसी। इससे डेमोक्रेसी जो है कॉम्प्रोमाइज होती है। तो डायनेस्टिक सक्सेशन इज द सेकंड प्रॉब्लम। थर्ड, मनी एंड मसल पावर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टीज इलेक्शन में जीतने के लिए किसी भी हद तक चली जाती हैं। कभी कभी वो ऐसे किसी कैंडिडेट को नॉमिनेट कर देती हैं जिसके पास बहुत पैसा होता है, तो उनको पता भैया इस इंसान के पास बड़ा भतेरा पैसा है, ये पार्टी को पैसा दे देगा, पार्टी की इलेक्शन कैंपेनिंग हो जाएगी सस्ते में, मतलब मुफ्त में हो जाएगी, यही दे देगा, इसको हम कैंडिडेट बना देते हैं, जीत गया तो जीत गया। तो वो बहुत पैसे वाले लोगों को कैंडिडेट बना देते हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, टाटा, अंबानी, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टीज को ये लोग फंड करते ही करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता होता है कि खूब सारा पैसा दे दो पॉलिटिकल पार्टीज को, ताकि उससे वो इलेक्शन कैंपेन वगैरह करके बढ़िया तरीके से लोगों को घूस घूस खिला के जीत जाए। और जब वो एक बार जीत जाए तो देश पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी चलाती है, फिर वो कंपनीज चला रही होती हैं देश। जो भी प्रोग्राम और पॉलिसीज बन रही होती हैं उन कंपनी के सीईओज, उन कंपनी के फाउंडर से पूछा जाता है, क्योंकि उन्होंने इतना हैवी पैसा दिया है ना, उस पैसे के बदले उन्हें थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी में धांधली करने का मौका मिल जाता है।
ठीक है, दैट्स देयर। कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज बड़े बड़े गुंडों को अपनी तरफ से कैंडिडेट बना देती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है इस गुंडे का इतना दबदबा है मार्केट में कि इसके डर से ही लोग इसे वोट दे देंगे और हमारी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में जीत जाएगी। सो दैट इज मनी एंड मसल पावर। मसल मतलब क्रिमिनल्स, मनी मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज और पैसे वाले लोग। देन लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस। एक जमाना हुआ करता था जब पॉलिटिकल पार्टी बोलती थी हम ABC करेंगे, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बोलती थी हम XYZ करेंगे। अभी क्या है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी सेम तरीके का राग अलाप रही होती हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिटेन में तो 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो बार बार जीती हैं, या तो लेबर पार्टी है या कंजर्वेटिव पार्टी है। अब वो पार्टीज ऑलमोस्ट सेम तरीके की पॉलिटिक्स रखती हैं, तो एज अ वोटर मेरे पास क्या चॉइस रह गई? मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे लीडर सेम ही हरकतें कर रहे हैं। वो भी बोल रहे हैं एजुकेशन पे काम करेंगे, वो भी बोल रहे हैं हेल्थ पे काम करेंगे, वो भी बोल रहे हैं तुम्हारे रिलीजन को आगे ले जाएंगे, दूसरी वाली पॉलिटिकल पार्टी वाले भी यही कर रहे हैं। सो एज अ वोटर मेरा नुकसान है कि मेरे को डेमोक्रेसी में होते ही मल्टी पार्टी सिस्टम या बाई पार्टी सिस्टम होते हुए भी अच्छी चॉइसेस नहीं मिल पा रही हैं। ठीक है, एक कंट्रास्ट चॉइसेस नहीं मिल पा रही है ताकि मैं अच्छे से डिसीजन ले पाऊं। फिर दूसरी प्रॉब्लम ये भी आती है बच्चा कि लीडर एक जगह से दूसरी जगह कूदते रहते हैं। जो बड़े बड़े लीडर है, कभी कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस, कभी वहां से यहाँ, कभी वहां से यहाँ, क्यों कूदते रहते हैं? ये अपना फायदे के लिए कूदते रहते हैं। फिर किसी पार्टी में विश्वास भी नहीं हो पाता है ना, कि भैया इस लीडर की वजह से तो ये पार्टी पसंद थी, इसने तो पार्टी बदल ली। तो सारी पार्टी सेम होने लगती हैं, क्योंकि वही लीडर्स, वही चुनिंदा 4-5 फेमस लीडर इधर उधर कूदते रहते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। अब इसे सॉल्व कैसे करें? तो कुछ चीजें हमने की हैं। हमने जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया। डिफेक्शन क्या होता है बच्चा? डिफेक्शन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से खड़े होते हैं इलेक्शन में, उससे जीत जाते हैं। जब उन्हें सीट मिल जाती है, चाहे वो विधानसभा में हो चाहे वो लोकसभा में हो, फिर वो क्या कर लेते हैं? पार्टी चेंज कर लेते हैं। जो पार्टी उन्हें पैसा दे रही होती है वहां पे चले जाते हैं। इस सिचुएशन को डिफेक्शन बोला जाता है। सो चेंजिंग द पार्टी अलीजियंस फ्रॉम वन पार्टी ऑन विच अ पर्सन हैज गॉटन इलेक्टेड टू अ डिफरेंट पार्टी आफ्टर विनिंग इज नोन एज डिफेक्शन। भैया तुम्हें पार्टी चेंज करनी है तो जीतने से पहले करो ना, जीतने के बाद क्यों कर रहे हो? तुम्हारी जिस पॉलिटिकल पार्टी ने तुम्हें इतना सपोर्ट किया, तुम जीत गए, अब तुमने उसे चेंज कर लिया अपने फायदे के लिए, राइट? दैट इज डिफेक्शन। तो ये डिफेक्शन पहले बहुत होता था इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास हो गया, लॉ ये पास हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट मेंटेन भी करता है, ऐसे एंटी डिफेक्शन लॉ बन गया है। तो अगर अब आप किसी पार्टी से जीते हो तो जब तक आपके पास वो सीट है तब तक आपको उसी पार्टी में रहना पड़ेगा, वरना अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी चेंज करनी है तो आपको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। अब गद्दी तो कोई भी मिनिस्टर नहीं छोड़ेगा या छोड़ेगी, राइट? सो एंटी डिफेक्शन लॉ वाज put into place. Second point is details of property and criminal cases. हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप इलेक्शन में खड़े हुए हो और आप कैंडिडेट हो, राइट, तो आपको एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा। एफिडेविट का मतलब एक प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, जिसमें आपका साइन वाइन होगा, जिसमें आप ये बताओगे कि आपके पास कितनी संपत्ति है, कितनी प्रॉपर्टी है, आपके पास कौन कौन से आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। सारी अपने ऊपर ट्रू और ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन आपको उसमें डालनी पड़ेगी, ताकि पब्लिक के सामने वो इन्फॉर्मेशन आ सके और पब्लिक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके कि भैया ये लीडर तो सही नहीं लग रहा, हमें तो लगा था अच्छा निकलेगा, लेकिन ओहो इस पे तो इतने केसेस लगे हुए हैं, है ना, क्या पता इसमें से कोई सच्ची हो, राइट? सो पब्लिक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएगी। तो अच्छी चीज है कि अब ये काम हो रहा है हमारी डेमोक्रेसी में, लेकिन अभी भी इसको चेक करने का, इंफॉर्मेशन को चेक करने का, कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन सच्ची है कि झूठी है, हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं है एज अ वोटर ऑफ इंडिया। तो ये बहुत, वो तो कभी भी पागल बना के चले जाएंगे ना, एफिडेविट पे झूठ लिख के चले जाएंगे, लेकिन हाँ वो झूठ है कि सच है उसको चेक करने का अभी हमारे पास कोई प्रोविजन है नहीं। नेक्स्ट, फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न। हमारे इलेक्शन कमीशन ने बोला कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना है और कैंडिडेट्स को तो अपना भरना ही भरना है, साथ में पॉलिटिकल पार्टीज को भी भरना है, क्योंकि इससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज पे आता था बहुत सारा पैसा इधर उधर से। तो ऑब्वियसली इलेक्शन जीत जाओगे ना तुम, फेयर गेम नहीं है। किसी के पास 100 रुपए इलेक्शन लड़ने के लिए, किसी के पास 10 लाख रुपए, ऑब्वियसली 10 लाख वाले के ज्यादा चांसेस है इलेक्शन जीतने के। तो इलेक्शन कमीशन ने बोला कि तुम्हारे पास जितना पैसा होगा उसकी तुम हर साल की इनकम टैक्स की रिटर्न मुझे सबमिट किया करोगे, ताकि मुझे पता चलता रहे तुम्हारे पास कितना पैसा है। पर कहने की बातें हैं, ये धांधली यहाँ पे भी होती है, लोग इनकम टैक्स गलत फाइल करते हैं या लोग उसमें मेंशन नहीं करते हैं जितना पैसा उनके पास होता है, ऊपर नीचे से कैश के फॉर्म में आता है पैसा, डोनेशन के फॉर्म में आता है। सो धांधली हर जगह है। The parties have started doing so, but sometimes it is mere formality. Formality के लिए कर देते हैं, but उनको पता है जो छुपाना है वो तो हम छुपा ले जाएंगे। So these are the reforms that we have done. बच्चा reforms होते हैं positive changes in politics,
पॉजिटिव चेंजेस इन एनीथिंग इज नोन एज रिफॉर्म। सोसाइटी में कर रहे हो तो सोशल रिफॉर्म, पॉलिटिक्स में कर रहे हो तो पॉलिटिकल रिफॉर्म। तो ये तो हम चीजें कर चुके हैं। अब क्या चीजें हम कर सकते हैं? एक ऐसा लॉ बना सकते हैं जिससे पार्टी के अंदर क्या चल रहा है वो भी जनता जनार्दन को पता हो। पार्टीज में सारे मेंबर्स को इलेक्शन पार्टीज की मीटिंग्स में बुलाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सिर्फ लीडर्स की तो बात नहीं सुनी जाती है, एक्टिव मेंबर्स को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है कि नहीं, ये सारी इंटरनल डेमोक्रेसी, मेंबर कौन कौन है पार्टी का, कोई क्रिमिनल तो नहीं है, कोई बड़ा अडानी ठडानी तो नहीं है, सो वो सब पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स टू विमेन। पार्टी के अंदर ही जब तक औरतें नहीं होंगी तब तक एमपीज और एमएलएस कैसे बनेंगी औरतें, राइट? प्रॉब्लम ये है कि पार्टीज के अंदर ही विमेन कैंडिडेट बहुत कम होते हैं। तो अगर पार्टी लेवल पे ही हम रिजर्वेशन रखे औरतों का कि भैया 50% सीट जो है वो औरतों की है पार्टी के अंदर, तो विमेन कैंडिडेट्स भी ज्यादा होंगे और फिर विमेन के जीतने के चांसेस भी ज्यादा होंगे और फिर अल्टीमेटली आपको एमपीज और एमएलए भी औरतें ज्यादा से ज्यादा दिखेगी, राइट? थर्ड पॉइंट, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। अभी क्या है कि इलेक्शन आप पार्टी के फंड्स पे होते हैं। अब जिस पार्टी के पास ज्यादा पैसा है वो पार्टी इलेक्शन में जीतने के ज्यादा चांसेस रखती है। जो पार्टी बेचारी करप्ट लोगों से नहीं बनी हुई उनके पास कम पैसा होता है। लेकिन अगर स्टेट सरकार ही देगी पार्टी में खड़े होने के लिए, इलेक्शन की कैंपेनिंग के लिए पैसा, जैसे मान लो 25,000 रुपए हर पार्टी को मिल गए तो सबके पास 25,000 रुपए हैं। जब भी आपको दिखेगा कि कोई पार्टी बहुत ज्यादा पैसा खर्च करेगी, आपको पता है इलेक्शन कमीशन डांट लगा देगा कि भैया ये तुम एक्स्ट्रा पैसा कहां से ला रहे हो, हमने तो तुम्हें 25,000 ही दिए थे। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो स्टेट फंडिंग इलेक्शंस होना चाहिए ताकि इक्वल लेवल पे सारी पार्टीज के पास फेयर चांस हो जीतने का। एंड ऑब्वियसली ये सारे रिफॉर्म्स अगर तो पॉलिटिकल पार्टीज को बोलोगे करने के लिए तो वो मना कर देंगे, क्योंकि वो तो जैसा चल रहा है सामान, जैसा करप्शन चल रहा है उसमें उनके बड़े मजे आ रहे हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल वोटर और एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कि हम पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रेशर डालें, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे वो ऑपोजिशन पार्टी हो। सारी पार्टीज को आंखें और नाक कान सब खोल के देखें भैया कि ये पार्टी अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और जब भी हमें कोई गड़बड़ दिखे तो हम पेटिशन करें, पब्लिसिटी करें, प्रोटेस्ट करें। एजिटेशन का मतलब वायलेंस नहीं है, प्रोटेस्ट है, सत्याग्रह करें और उससे हम पार्टीज पे प्रेशर डालें, तभी जाके पार्टीज जो है रिफॉर्म करेंगी। क्योंकि जनता बोल रही है, जनता कोई वोट दे रहा है, जनता वोट नहीं देगी तो जीतोगे कैसे? तब पार्टीज हाँ में हाँ मिलाएंगी लोगों की, लेकिन लोगों को उसके लिए बोलना तो पड़ेगा ना। पॉलिटिकल पार्टीज कैन इंप्रूव इफ दोज हु वांट दिस जॉइन पॉलिटिकल पार्टी। सेकंड पॉइंट, हम हमेशा बाहर से देख के बोलते रहते हैं ये देखो भैया इस पॉलिटिकल पार्टी में कितनी गंदगी है, ये देखो ये लोग कैसे काम करते हैं, सारे लीडर्स ऐसे होते हैं, सारे लीडर्स वैसे होते हैं। जब सारे लीडर्स खराब होते हैं तो हमें भी तो लीडर बनना चाहिए। हम जब तक पॉलिटिक्स पे उतर के पॉलिटिक्स को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम दूर दूर से बोलते रहे पॉलिटिक्स खराब है, पॉलिटिक्स खराब है। तो हमें उतना कॉन्फिडेंस अपने देश की डेमोक्रेसी में रखना चाहिए कि हम इस लायक बन सके कि हम डेमोक्रेसी को इंटरनली सुधारें, ना कि बाहर बाहर से बैठ के सिर्फ छीटाकसी करें, राइट? सो ऑर्डिनरी सिटीजंस शुड टेक मोर पार्ट इन डेमोक्रेसी। लोग बोलते हैं ना आई एम वेरी एपॉलिटिकल। एपॉलिटिकल जैसा कुछ नहीं होता। अगर आपके ऊपर सरकार को टैक्स दे रहे हो आप, अगर आप पे सरकारी रूल्स एंड रेगुलेशन लागू हो रहे हैं तो आपको पॉलिटिकल होना पड़ेगा। आपको सारी पॉलिटिकल पार्टीज को आंख खोल के देखना पड़ेगा, सारे लीडर्स को बिना किसी फैमिली बायस के, बिना किसी रिलीजियस कास्ट के बायस के बिना देखना पड़ेगा, और तब आपको पता चलेगा कि विच पार्टी यू वांट टू सपोर्ट, राइट? So this was all in this chapter. I hope you enjoyed. मैं 2 क्वेश्चंस और दे रही हूँ। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें आपको बताना है कि कौन सी स्टेट है जहाँ पे शिवसेना नाम की रीजनल पार्टी पाई जाती है, काफी फेमस पार्टी है। और दूसरा दे रही हूँ मैं मैच द फॉलोइंग। बच्चा यहाँ 5 लिखा हुआ है लेकिन पीछे 3 क्वेश्चन नहीं थे, 2 ही थे, तो टोटल 4 क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको मैच करके मेरे को कॉमेंट्स में आंसर देना है। थैंक यू सो मच। गला दुख गया तुम्हारे टीचर का। चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार, फ्री के जो नोट्स हैं PDF उठा लेना। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।